हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात सबको। जल्दी से मुझे बता दीजिए अगर आप क्लास में आ चुके हैं तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बताइए। चलिए, सो आई गोट सो मेनी थम्स अप। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी जो पिछली क्लास थी कल वाली, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। वेरी गुड मॉर्निंग अंजलि त्रिपाठी, शुभम, आर्या सेन, शीतल। चलिए, तो आई होप आपने कल वाली जो क्लास है वो अच्छी तरह से रिवाइज कर ली है। तो हम लोग जहां से हमने कल छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं क्लास सेकंड को। हाँ जी, तो कल हमने ग्रोथ कर्व वाला जो था वो पार्ट पढ़ लिया था कि कैसे किस तरह से जो है इसकी ग्रोथ कर्व डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स में हम लोग देखते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करें, इसके बाद मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। सो गेट रेडी विद द पास्ट क्वेश्चन जो है हम वो करेंगे आज। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है कॉमन नेम के बेसिस पे, कि जब हम लोग फ्रूट्स के कॉमन नेम की बात करते हैं, जैसे कि मैंगो को हम लोग बाथरूम फ्रूट के नाम से, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है, किंग ऑफ फ्रूट्स। बनाना की बात करें तो एडम फिग, ट्री ऑफ विजडम, पैराडाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो और भी इंपॉर्टेंट है, कल्पात्रु बहुत बार पूछा जाता है। एप्पल ऑफ पैराडाइज कौन सा है? किंग ऑफ पैराडाइज, ट्री ऑफ पैराडाइज जो है ये ट्री ऑफ विजडम कौन सा है? जैक फ्रूट, कटहल को मंकी जैक, एवोकाडो को बटर फ्रूट, कीवी फ्रूट हम लोग उसको क्या कहते हैं? चाइना मिरेकल, चाइनीज गूसबेरी। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, अगर इंडियन गूसबेरी होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? चाइनीज गूसबेरी है तो हम लोग कीवी फ्रूट कह रहे हैं। मैंगोस्टीन को क्वीन ऑफ फ्रूट्स, फाल्सा स्टार एप्पल, गावा को एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। ठीक है, आई होप आपने कल वाली क्लास अच्छी तरह से रिवाइज कर ली है। बोटेनिकल नेम से लेके सब कुछ जो है हमने कल किया है वो आपने रिवाइज कर लिया। इसके बाद बेर की बात करें तो ये कुछ है जहां पे हमें कंफ्यूजन होती है। बेर को हम लोग कहते हैं पुअर मैन्स फ्रूट, किंग ऑफ एरिड फ्रूट, चाइनीज फिग या फिर चाइनीज डेट। कैरम्बोला, इसको हम लोग देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन आएगी। हमने पीछे एक फ्रूट को कहा कि इसको हम लोग स्टार एप्पल कहते हैं। किसको? फाल्सा को। अब आपको पेपर में इसी चीज पे डाउट होगा कि स्टार एप्पल हम लोग फाल्सा को कहते हैं, तो यहाँ पे है स्टार फ्रूट जो कि हम लोग कैरम्बोला को कहते हैं। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स होंगे जहां से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए टेबल को अच्छी तरह से हमें याद कर लेना। स्टार फ्रूट आ गया, एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पुअर मैन्स फ्रूट, तो हमने बोला बेर। क्वेश्चन आपको आ सकता है पुअर मैन्स फूड बताइए किससे कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी कंफ्यूजन कि पुअर मैन फूड वाला कहाँ से आ गया? फ्रूट तो हमने पढ़ा था कि बेर को कहते हैं। ठीक है, एप्पल की बात करें तो किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स, पिकानट क्वीन है नट्स की, कोकोनट को कल्पवृक्षिका कहते हैं, वाटर चेस्टनट पानी फल या सिंघाड़ा, जिसको कि सिंघाड़े के नाम से हम लोग जानते हैं वाटर चेस्टनट को, मखाना गॉर्गोनट, टी क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप, कोकोआ को फूड ऑफ गॉड, ऑयल पाम स्मॉल होल्डर्स इरिगेटेड क्रॉप। आगे देखें, कैशू को डॉलर अर्निंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि डॉलर अर्निंग क्रॉप कौन सी है? ब्लैक पेपर या गोल्ड माइन ऑफ वेस्टलैंड, कैशू को कहते हैं। ब्लैक पेपर को किंग ऑफ स्पाइसेस। तो ये कुछ जो कॉमन नेम है हमने वो रिवाइज कर लिए। उसके बाद स्मॉल कार्डेमम को क्वीन कहते हैं, सेपोटा को सेपोडुला प्लम के नाम से जाना जाता है, मैंड्रीन को फैंसी फ्रूट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि मैंड्रीन का जो है कॉमन नेम हम लोग किस नाम से जानते हैं? फैंसी फ्रूट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जामुन को इंडियन ब्लैकबेरी, ब्लैक प्लम और जावा प्लम, लोकाट को जापान प्लम या फिर जापानीज मलडार के नाम से जानते हैं।
पपाया को मेलन ट्री, ये हमारा यहाँ पे बनता है इंपॉर्टेंट कि पपाया को हम लोग मेलन ट्री कहते हैं। वॉलनट किंग ऑफ फ्रूट्स। अभी हमने पीछे चाइनीज गूसबेरी किया तो हमने आंसर दिया था कीवी को। जब आ गया इंडियन गूसबेरी तो आएगा आंसर आंवला, मलक्का ट्री या फिर मायराबलान। ठीक है, तो ये हमने क्लासिफिकेशन जो की है वो की है बेस्ड ऑन देयर कॉमन नेम, कि हम लोग किसको किस कॉमन नेम से जानते हैं। अब यहाँ पे कल बच्चा भी पूछ रहा था कि एक बारी पार्थिनोकार्पी के कंसेप्ट को क्लियर कर दीजिए। तो लीजिए आपके सामने पार्थिनोकार्पी का कंसेप्ट लेके आए हैं और साथ में हम इसकी फिर देन पहले कंसेप्ट पढ़ के हम फिर देखेंगे कि किस बेसिस पे हमने फ्रूट्स को क्लासिफाई किया है। अब जिनको भी कंफ्यूजन थी ध्यान से सुनना, इसके बाद हम लोग फिर आगे इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल अक्षय। तो टाइप्स ऑफ पार्थिनोकार्पी की पहले बात करें, मतलब कि डेवलपमेंट होना फ्रूट का विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पी। तो यहाँ पे 3 तरीके की होती है, नेचुरल, वेजिटेटिव और तीसरी आती है स्टिमुलेटिव और चौथी स्टीनोस्पर्मोकार्पी के नाम से जानते हैं। पहले को समझते हैं, डेवलपमेंट होना सीडलेस फ्रूट का बनना। अब क्या कारण है, हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि नेचुरली हो रही है। तो नेचुरली क्या हो सकता है कि क्या पता उसके जीन्स ही ऐसे हो, तो वहां पे जेनेटिक स्टेरिलिटी होती हो, जिससे कि एग्जाम्पल क्या है जापानीज परसिमोन, पाइनएप्पल, बनाना, इनमें इस तरह से होती है। सेकंड आते हैं सीडेड या सीडलेस का बनना। कुछ हो सकता है उसके इन्वायरमेंट में इस तरह के चेंजेस हो, जैसे हमने कल एक एवोकैडो में पढ़ा था कि उसमें पीडीएसडी होता है कि सुबह वहां पे फीमेल फ्लावर्स होते हैं और वही शाम को मेल फ्लावर्स बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हो सकता है कोई इन्वायरमेंटल जो स्टिमुलेशन है ऐसा मिलता हो, जैसे कि इसमें टोमेटो म्यूटेंट्स, ग्रेप्स आते हैं, सिट्रस कल्टिवेशन, कुकुम्बर एंड वाटरमेलन, इस तरह से तरबूज में होता है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड जो आती है वो होती है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब कि पार्थिनोकार्पी का होना बट उसमें कोई भी विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, जैसे कि बनाना में हम उसको कोई स्टिमुलेट नहीं करते हैं, उसमें ये विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन ही पार्थिनोकार्पी होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड पाइनएप्पल सेकेंड पढ़ते हैं तो स्टिमुलेटिव, यहाँ पे हम लोग उसको हल्का सा स्टिमुलेट कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं ना कोई आपको स्टिमुलेट करता है, हम मेडिसिन लेते हैं स्टिमुलेटिव, तो वही है स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी, जहां पे कोई ना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका कोई एग्जाम है, जब तक हम कहते हैं ना कि हमें स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा, वो जब एक टीचर की डांट नहीं मिलती तब तक हम उस तरीके से पढ़ना शुरू ही नहीं करते, या फिर क्या कहते हैं कि जब तक ठोकर नहीं लग रही हम लोग सुधर ही नहीं रहे हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ पे अब हम लोग पार्थिनोकार्पी की बात कर रहे हैं, मतलब कि ये फ्लावर है, जब तक इसको ऐसा नहीं लग रहा ना कि कोई आके बाहर से यहाँ पे जो है ओविपोजिटर, जैसे कि पॉलिनेशन जब होती है ओविपोजिटर वो अपना डालता है प्लांट इंसेक्ट, तो जब तक इसको ऐसा स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, इसको लगेगा ही नहीं कि मेरे को पार्थिनोकार्पी वाला जो है पार्ट वो कंप्लीट अपना करना है, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे इसको एक एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्रेप्स वेराइटी जो कि ब्लैक कोरिएंथ में होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है ब्लैक कोरिएंथ वाटरमेलन। जनरली श्रद्धा इसको हम लोग ओम प्रकाश इसको 3 टाइप्स में कह देते हैं, नेचुरल, वेजिटेटिव एंड स्टिमुलेटिव। अब जो एक अलग कंसेप्ट आता है स्टीनोस्पर्मोकार्पी। स्टीनोस्पर्मोकार्पी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि ये स्टाउट ने कॉइन की थी 1936 में आके। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल पॉलिनेशन भी हो रही होती है और फर्टिलाइजेशन दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, पर यहाँ पे जो एबॉर्शन हो जाता है एम्ब्रियो का। अब अगर एम्ब्रियो ही हमारा अबॉर्ट हो गया तो उससे क्या आ जाएगी सीडलेसनेस, कि सीड ही नहीं डेवलप होगा। इसकी एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि है थॉमसन वेराइटी जो है, थॉमसन सीडलेस जो है उसकी ग्रेप्स की वेराइटी, ग्रेप का कल्टीवर है, ये लिखा ग्रेप कल्टीवर थॉमसन सीडलेस, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर ये भी बताया था मैंने आपको, अगर हम लोग ग्रेप्स के साथ किसी साइंटिस्ट को रिलेट करते हैं तो वो है डॉक्टर ऑल्मो, और उन्होंने ही सीडलेसनेस ग्रेप में बताया था, और प्रेजेंस ऑफ स्टीनोस्पर्मोकार्पी ग्रेप्स में ये छोड़ सकते हैं। तो ये हमने 3 से 4 कंसेप्ट इसमें कवर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में, पहले हमने पढ़ लिया 3 तरह की कौन सी है, स्टीनोस्पर्मोकार्पी क्या है। अब आते हैं कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनेंगे, तो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वेजिटेटिव की एग्जाम्पल बताइए, जैसे कि बनाना, फिग, पाइनएप्पल। स्टिमुलेटिव की जैसे कि लीची, अगेन हमारे पास आगे ब्लैक कोरिएंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप्स। और अगर हम लोग बात करते हैं स्टीनोस्पर्मोकार्पी,
स्टीनोस्पर्मोकार्पी। तो यहाँ पे ग्रेप्स की कौन सी वैरायटी आएगी? थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स की वैरायटी आएगी एंड सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन सी हैं? वेजिटेटिव में कौन सी आएगी? स्टिमुलेटिव में एंड स्टीनोस्पर्मो में। बिल्कुल श्रद्धा, हम कह सकते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, नेचुरल एंड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी, मतलब कि मल्टीपल एम्ब्रियोस का बनना, पॉली एम्ब्रॉयनी। जस्ट हमें इसकी एग्जाम्पल जो है, ये नाम जो है कौन कौन सी हैं, हमें सिर्फ ये याद रखना है, क्योंकि सिर्फ पूरी क्रॉप्स में ये 3 है मेजरली जिसमें पॉली एम्ब्रॉयनी देखने को मिलती है, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ बहुत सारे एम्ब्रियोस का बनना, पॉली, मैंगो में, सिट्रस में एंड जामुन में, ठीक है। ये थी पॉली एम्ब्रॉयनी के बारे में। लास्ट जो हमारा आता है वो आता है, अगर हम लोग देखें कि किस पोर्शन का, किस फ्रूट का, किस पोर्शन को हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो एडिबल पार्ट पे देखें, पहला आता है पेरिकाप। जैसे ये देखो, ये पेरिकाप है, ये किसका हम लोग खाते हैं? कस्टर्ड, एवोकाडो, बेर एंड डेट पम। मीजोकाप हम लोग किसका खाते हैं? पैशन फ्रूट का, पपीते का। याद कर लीजिए पपीते का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं? मैंगो का, मलबरी, इमली का और चीकू का। एंडोस्पर्म कोकोनट का। फ्लैशी थैलेमस, जैसे कि ये एप्पल में हम लोग ये पार्ट खाते हैं तो इसे फ्लैशी थैलेमस कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट जूसी टाइप का होता है। तो ये एप्पल का। पियर का, नाशपाती का भी हम लोग वही खाते हैं, लोकार्ट का और क्विंस का। कॉटिलिडन हम लोग कैशू, एलमंड, पिस्ता के खाते हैं, पिकानट के खाते हैं। सक्कुलेंट प्लेसेंटा, यहाँ पे एल आएगा, प्लेसेंटा, जो कि हम लोग बेल का कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये है एडिबल पार्ट कुछ इंपॉर्टेंट। उसके बाद फ्लैशी रिसेप्टेकल, ये इनके सिंगल एग्जाम्पल है और ये आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए कि किसकी कौन सी हम लोग पार्ट कंज्यूम करते हैं। फ्लैशी रिसेप्टेकल की बात करें तो ये फिग में, पेरिकाप एंड प्लेसेंटा ग्रेप में, जूसी प्लेसेंटल हेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम लोग सिट्रस के खाते हैं। तो ये इसके जहां लिखा भी हुआ है फ्लैशी ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स क्या होता है? हेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग ये जूसी जो प्लेसेंटल हेयर्स खाते हैं वो खाते हैं हम लोग सिट्रस के, ठीक है। जूसी सीड कोट होता है पोमग्रेनेट का। सक्कुलेंट प्लेसेंटा वुड एप्पल का। थैलेमस और पेरिकाप हम लोग खाते हैं गावा का। फ्लैशी एरिल लीची का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फ्लैशी एरिल हम लोग किसका कंज्यूम करते हैं? फ्रूट विद फ्लैशी एरिल, लीची, लीची चाइनेंसिस, ठीक है, ये हम लोग लीची का खाते हैं। फ्लैशी पिडंकल कैशू एप्पल की। और ब्रेकेट और पेरियांथ हम लोग जैक फ्रूट या फिर पाइनएप्पल का कंज्यूम करते हैं। तो ये थे अबाउट जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसकी हमने कंप्लीट कर ली है सारी पीपीटी। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चंस अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग लेक्चर नंबर 3, आज हमारा बेसिक लेक्चर का, बेसिक हॉर्टिकल्चर का लास्ट लेक्चर है। कल से हम लोग क्रॉप्स पे आ जाएंगे, जंप करेंगे टू द फ्रूट क्रॉप्स पहले, देन वेजिटेबल, देन फ्लोरिकल्चर, और एक एक क्रॉप्स हम लोग बढ़िया तरीके से उसकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे, ठीक है। रिकैप ले लेते हैं। कल हमने पोमोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, क्या होता है। देन हमने पढ़ा प्लानिंग और लेआउट। आई होप आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया। प्लानिंग लेआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या होता है, एंड क्लासिफिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए, हमारा माइंड में प्रिपेयर होना चाहिए। आज हम लोग ये 5 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला जिसमें आता है सीड की डोरमेंसी, प्रस्तुति के बारे में पढ़ना। क्लासिफिकेशन करना फ्रूट सीड्स की बेस्ड ऑन स्टोरेज बिहेवियर। हमने अक्सर सुना होता है कि ऑर्थोडॉक्स सीड कौन से होते हैं और रिकैल्सिट्रेंट कौन से होते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर में ये पढ़ेंगे ऑर्थोडॉक्स और स्टोरेज बिहेवियर के बेसिस पे, ठीक है। भंडारण व्यवहार के आधार पर फलों के बीजों का वर्गीकरण करेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्योंकि यहां से भी एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है, मैं धीरे पढ़ा देती हूँ। मैन मेड होते हैं जिसको जैसे हम लोग हाइब्रिड के साथ, जैसे कि स्ट्रॉबेरी बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम लोग वो एक मैन मेड हाइब्रिड है, कि मैन मेड वेराइटी जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो है उस प्रोसेस से क्रॉसिंग वगैरह करके हम लोग बना रहे हैं उसे, तो उसे मैन मेड फ्रूट कहेंगे, ठीक है अक्षय। उसके बाद आता है प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। कटिंग से करना है, लेयरिंग मेथड करनी है, ग्राफ्टिंग करनी है, और कौन से करनी है, नाकिंग करनी है, कौन सी है।
और एंड पे क्वेश्चन अगेन यहाँ से भी बनते हैं, रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो मैं चाहती हूँ भले हमारी स्लाइड कोई 1 पेज की हो, 2 पेज की हो, 3 पेज की हो, अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स में तो उसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, भले उसका 1 स्लाइड हो या 2 स्लाइड हो। तो चलिए, इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगी हूँ। अब सबके आंसर्स मुझे आने चाहिए, जिनके मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपको उसका बताना है, और ये आपकी हैं ऑप्शंस, ठीक है। हम यहाँ पे पोल चेक कर लेते हैं। चलो, तो पहले जब मैं पूछूंगी, नवनीत हिंदी में ही मैं बोल रही हूँ, हिंदी में तो इंग्लिश का कुछ बोला ही नहीं अभी तक। तो पहले मुझे बताइए कि लीची का क्रोमोसोम नंबर कितना है, बताइए। ABCD में से लीची का क्रोमोसोम नंबर 18 है, 58 है, 28 है या 30 है? जिन्होंने अच्छी तरह से रिवाइज किया है, हमें अब याद हो गया होगा क्या है, या फिर अब हम क्वेश्चंस के फॉर्म में और ज्यादा अपनी रिवीजन करते हैं। बताइए, लीची का अगर मैं पूछूं तो कितना होता है? तो बिल्कुल रीना यादव, यहाँ पे टाइम थोड़ा कम कर लेते हैं ना, बिल्कुल सब बच्चे आंसर देना। और ABCD में तो नहीं है, चलो मैं देखती हूँ फिर। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों के इसके राइट आंसर आ गए। सुभाष गलत है आपका, अभिषेक आपका भी गलत है, राधेश्याम आपका भी गलत है, बट बहुत सारे बच्चों ने इसके राइट आंसर भी दिए हैं। तो राइट आंसर हमारा रहेगा 2n = 30। लीची की जब बात करते हैं तो वहां पे 2n = 30 आता है। तो बिल्कुल अनुष्का अंकुश है, दोनों का है राइट आंसर। नेक्स्ट में अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए किन्नू का कितना है, किन्नू का कितना होता है? सब ABCD में ही आंसर देना बच्चों, क्योंकि आप लोग नंबर लिख रहे हो ना, इसलिए उस पर वो कैच नहीं कर रहा। किन्नू का बता दीजिए कितना होता है। बिल्कुल अंजलि धनराज। संजीव गलत है आपका, रजनीश सही है आपका। 2n = 30 लीची का। अब हमें एटलीस्ट लीची का तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, 2n = 30 होता है। अगर हम लोग बात करते हैं किन्नू की या सिट्रस फ्रूट्स, ओवरऑल सिट्रस फ्रूट की भी बात करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए, तो बिल्कुल 9 सेकेंड में हमारे पास आंसर आया। आप लोग A और B में कंफ्यूज हो गए हो? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारा अगर सिट्रस किन्नू फ्रूट्स की बात करते हैं तो 2n = 18 आता है। नेक्स्ट मुझे बता दीजिए कीवी का कितना है, कीवी का कितना होता है? बिल्कुल रजनीश, A था राइट आंसर किन्नू के लिए। कीवी फ्रूट का कितना होता है? ABCD में आंसर दीजिए। चलो देखते हैं, कीवी का रहेगा ऑप्शन नंबर B, 2n = 58, ठीक है। तो कीवी का हमारा है क्रोमोसोम नंबर 2n = 58। 28 बता दीजिए किसका होता है? 2n = 28 किसका होता है? बिल्कुल प्रीतेश पाटीदार, B राइट आंसर है। योगेश बिल्कुल 58। टू n = 28 किसका होता है? आंवला, बहुत बढ़िया रजनीश सिंह। यहाँ पे आंवला का रहेगा। एक और कोई होगा, मैंगोस्टीन का भी 2n = 28 होता। हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी जो है क्रॉप्स के होंगे 28, पर हमने अपने ऑप्शंस में आंवला और मैंगोस्टीन को पढ़ लिया कि इनका कितना होता है, 2n = 28। रिकैप ले लेते हैं। सारे सिट्रस फ्रूट्स का रहता है 2n = 18। रटेसी इसकी फैमिली है, रटेसी इसकी फैमिली है। 58 रहता है। कीवी का साइंटिफिक नेम लिखिए जल्दी से। कीवी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जिसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 58। 28 की बात की तो हमारे पास आया आंवला और मैंगोस्टीन। दोनों के साइंटिफिक नेम लिखिए क्या होते हैं? आंवला का साइंटिफिक नेम एंड मैंगोस्टीन का साइंटिफिक नेम।
और 2n = 30 होता है लीची का। लीची का भी साइंटिफिक नेम लिख दो, क्या होता है? चलिए, तो आंवला का होता है एम्बलिका ऑफिशिनेलिस। आंवला का एम्बलिका ऑफिशिनेलिस। मैंगोस्टीन की बात करते हैं तो बिल्कुल ये कीवी फ्रूट का होता है रीमा, एक्टिनिडिया डिलीशियोसा। कीवी का होता है एक्टिनिडिया डिलीशियोसा। मैंगोस्टीन का होता है गार्सिनिया मैंगोस्टेना, गार्सिनिया मैंगोस्टीना या स्टेना कह देते हैं। लीची का पूछा था क्या होता है? बिल्कुल रजनीश, रीमा का आ गया आंसर लीची का, लीची चाइनेंसिस। वेरी गुड। और क्रोमोसोम नंबर हमें सबके इन 4-5 के तो हो गए हैं डेफिनेटली याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको इसमें से मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उसकी फैमिली बतानी है। पहले बताइए फालसा की फैमिली क्या है? फालसा की फैमिली बताइए क्या है? इन चारों ऑप्शन में से ABCD में आंसर देना है सबको कि फालसा की फैमिली क्या है। बिल्कुल संजीव, रजनीश सिंह, शुभम यादव, लीची चाइनेंसिस, अंकुश राय, कीवी का एक्टिनिडिया डिलीशियोसा। बहुत बढ़िया। फालसा की फैमिली रहेगी गलत गुंजन, रोजेसी फैमिली नहीं है, तो इसका आंसर होगा टिलियेसी। ठीक है, तो आंसर होगा टिलियेसी जो है वो फालसा की फैमिली है। नेक्स्ट बताइए एप्पल की फैमिली क्या है? एप्पल की फैमिली क्या है? बिल्कुल ए था राइट आंसर, तरुण पांडे, रीमा यादव। टिलियेसी जो है वो फालसा की फैमिली है। एप्पल की फैमिली बताइए क्या होती है? एप्पल की, स्ट्रॉबेरी की, एक ही फैमिली है एप्पल और स्ट्रॉबेरी की। देखो अब आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं, ये मत कहना कि क्वेश्चंस नहीं हो रहे हमारे, आप लोग आंसर दीजिए, इसीलिए पार्टिसिपेट करिए इनमें। एप्पल की बात करें तो बिल्कुल सी हमारे पास आ गया आंसर, तो यहाँ पे हम लोग भी सी कर देते हैं, रोजेसी। तो बिल्कुल यहाँ पे आई राइट आंसर हमारे पास अनुष्का, अंकुश राय। तो रोजेसी जो है ये फैमिली है एप्पल की, स्ट्रॉबेरी की फैमिली रोजेसी होती है। नेक्स्ट बताइए कैरम्बोला की फैमिली क्या है? कैरम्बोला की फैमिली क्या है? बिल्कुल श्रद्धा, राधेश्याम, सी हमारा राइट आंसर था, एप्पल और स्ट्रॉबेरी की फैमिली। फोर्थ आ गया हमारे पास आंसर रजनीश सिंह का, बहुत बढ़िया। तो यस डी हमारा होगा यहाँ पे राइट आंसर। गुड। तो कैरम्बोला की जो फैमिली है वो है ऑक्जेलिडेसी। ठीक है, और जो हमारे पास लास्ट बचता है जुगलैंडेसी, जो कि वॉलनट की कह देते हैं, पीकानट या फिर वॉलनट की। तो वॉलनट, पीकानट, पीकानट जो होता है उसकी फैमिली होती है जुगलैंडेसी। आई होप इससे आपको जो 10 से 15 या 8 से 10 हम लोग कहीं हमने जो कवर कर लिए आपको वो क्लियर हो चुके हैं। तरुण सेकंड रॉन्ग आंसर था। अगर हम लोग कैरम्बोला की बात करते हैं तो आएगा ऑक्जेलिडेसी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो है टॉपिक डिस्कस किए, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला आते हैं सीड की डॉर्मेंसी, डॉर्मेंट हो जाना, कि जब मेरे आसपास फेवरेबल कंडीशन है भी फिर भी जो प्लांट है जर्मिनेट, सीड जो है वायबल सीड है कि फेवरेबल कंडीशन भी है, आसपास मेरे इन्वायरमेंट भी अच्छा है, वायबल सीड है, पर वो फिर भी फेल हो जाता है टू जर्मिनेट, कि उसका अंकुरन जो होता है वो नहीं हो पाता। तो ये फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल एक कंडीशंस होती हैं जिसमें एक वायबल सीड है विच प्रिवेंट या फिर फेल टू जर्मिनेट, कि वो अंकुरन उसमें नहीं हो पाता, इवन बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल भी है टू जर्मिनेट। ठीक है, डॉर्मेंसी की बात करते हैं, अब वो दो तरीके से होती है, एक्सोजिनस, एक्सोजिनस मतलब कि कोई बाहर का
बाहर का कोई ऐसा फैक्टर है जो हमें ग्रो नहीं होने दे रहा, एक्सोजीनस डोरमेंसी, क्योंकि हार्ड सीड कोट है। अब अगर सीड यहाँ है, अगर उसका जो कॉट है बाहर का वही इतना हार्ड है कि उसको जर्मिनेट निकलने ही नहीं दे रहा, तो ये मतलब उसकी डोरमेंसी होगी कि बाहर का इन्वायरमेंट भी अच्छा है, वायबल सीड भी चाहता है कि मैं कर पाऊं, पर ऐसा कुछ प्रेजेंट है जिस कारण जो सीड है वो बाहर जर्मिनेट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जैसे कि आता है हार्ड सीड कोट प्रेजेंट है, जैसे कि अक्सर ये बेर, गवावा, अमरूद में और वॉलनट में देखने को मिलता है। एंडोजीनस का मतलब होता है, एंडोजीनस डोरमेंसी मतलब कि अंदर का कोई ऐसा फैक्टर है, वो कहते हैं ना जब तक मैं लक्ष्य पे तभी तो मेरा हासिल होगा, जब मेरे अंदर से वो जो जमीर हमारी जागेगी कि मुझे एक्चुअली अपनी लाइफ में करना क्या। इसी तरह एंडोजीनस डोरमेंसी, प्रेजेंस ऑफ कुछ केमिकल इनहिबिटर मेरे अंदर ही ऐसे प्रेजेंट होंगे तो मैं कहाँ से जर्मिनेट कर पाऊंगी। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर्स जैसे कि एब्सिसिक एसिड, इसकी एग्जांपल क्या बनती है, ये अक्सर टेम्परेट फ्रूट क्रॉप्स में, स्ट्रॉबेरी में, ग्रेप्स में देखने को मिलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, अगर एक्सटर्नल फैक्टर के कारण नहीं हो पा रही तो उसको हम लोग एक्सोजीनस कहेंगे, कोई इंटरनल इनहिबिटर मेरे अंदर ही ऐसा प्रेजेंट होगा, सीड के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग एंडोजीनस कहेंगे। वायबल का मतलब होता है कि जो वायबल, जो कि ग्रो कर सकता है, वायबल है वो, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा जो है प्रेजेंट है कि वो प्रिवेंट कर रहे हैं अपनी जर्मिनेशन को। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया है। तो यहां हमने दो तरह के पढ़ लिए, एंडोजीनस, एक्सोजीनस, की वो वायबल सीड है, मतलब कि वो खुद चाहता है कि मैं अपने आप को ग्रो करूं, हेल्दी इन्वायरमेंट में हेल्दी जो है अपनी ग्रोथ शो करूं, पर वो फिर भी किसी कारणवश अपनी जर्मिनेशन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये होता है वायबल मीन्स यस कैपेबल हो गया कि वही हेल्दी ग्रोथ वो करना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां से आपके बनते हैं क्वेश्चंस। पहली बात अगर क्वेश्चन बन सकता है तो आएगा डोरमेंसी की डेफिनेशन, इन केस अगर वो एमसीक्यूज में आपसे पूछ रहे हैं तो, कि डैश इज द डेफिनेशन, बताइए वो कीवर्ड क्या। सेकंड आपसे क्या पूछ सकता था कि दो तरीके की बता दीजिए कौन सी होती है, एक्सोजीनस किस कारण से होती है, जैसे कि सीड कोट में बताया, उसकी एग्जाम्पल आ सकती है। एंडोजीनस में कौन सा इनहिबिटर प्रेजेंट है, जैसे कि एबीए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं ब्रेकिंग अब इस डोरमेंसी को, कि हमें तो चाहिए कि हमारा जो प्लांट है, सीड है बेसिकली, वो जर्मिनेट करे ताकि अल्टीमेटली उसको जो टाइम है वो लगे और वो हमें यील्ड जो है उत्पादन वो दे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें ये डोरमेंसी को तोड़ना है। इसके लिए अब क्या आता है, पहले आता है स्कैरिफिकेशन, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये रगड़ा रहा है, जैसे उस सीड को रगड़ रहा है, उसका सीड कोट तोड़ने के लिए उसको मिट्टी पे ऐसे करके रगड़ रहे। तो यहाँ पे समझे पहले आता है मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन क्या होता है, फिजिकल या केमिकल एब्रेशन, मतलब कि उसको फिजिकली या फिर केमिकल से खरोचना ऐसे करके ऑफ सीड कोट, क्योंकि हमें अगर हार्ड सीड कोट, अगर उसका बाहर का कवच ही जो है वो हार्ड है तो वो कैसे निकल पाएगा, कैसे वो सीड हमारा जर्मिनेट करेगा, अंकुरन होगा उसका। तो ये होता है पहले मेथड आता है स्कैरिफिकेशन, जिसमें हम लोग फिजिकल या केमिकल उसकी एब्रेशन करते हैं। फिजिकल तो हमें समझ आ गया, ठीक है जी, हमने ऐसे रगड़ दिया। केमिकल्स में आएंगे क्वेश्चन कि केमिकल्स का बताइए कौन कौन से केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल में पहला आता है बेर, जैसे कि इसमें होती है, तो इसमें हम लोग H2SO4 का यूज करते हैं, 6 मिनट तक इसको डाल के रखते हैं। अब ये नहीं कि डायरेक्ट H2SO4 में ही डालते हैं, इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है, हमें इसके ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि बेर में होता है कौन सा हम लोग इसमें यूज करते हैं, आंवला, पीच, वॉलनट में। हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन किस में करते हैं, गर्म पानी में, इस तरह गावा में, अमरूद में किया जाता है। अब ये सारी एग्जांपल्स बनती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं एसिड स्कैरिफिकेशन, जो कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इन्होंने H2SO4 में इसको डाल के रखा हुआ है। तो सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट हम लोग अमरूद के बीजों को देते हैं 3 मिनट तक, यही अगर बेर होगा तो बेर में 5 से 6 घंटे का देते हैं। ठीक है, तो ये है एसिड स्कैरिफिकेशन सल्फ्यूरिक एसिड के ट्रीटमेंट के साथ। यहाँ सारी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सब की सब। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ और मेथड्स देखें, तो पहला आता है कि हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। केमिकल में कौन से केमिकल, ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं 0.1 to 0.2% गावा में और बेर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल्स बनती है, पोटेशियम नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं। थायो यूरिया, उसको यूज कर सकते हैं 0.5 to 3%, जो कि हम लोग पीच, आड़ू, आलू बुखारा, पोटैटो में
यूज़ करते हैं, आलू में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये से केमिकल्स, पोटेशियम नाइट्रेट एंड थायोयूरिया। थर्ड हमारे पास आता है कि हम लोग कुछ हार्मोन्स को भी इंड्यूस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसकी जो डोरमेंसी उसको हम लोग तोड़ सके, हमारा जो सीड है वो जर्मिनेट कर सके, उसको एक इन्वायरमेंट मिल सके। ठीक है, यूज ऑफ हार्मोन्स की बात करते हैं तो किन किन में पर्टिकुलर हम लोग पहले एप्पल में, सेब, चेरी, आड़ू, स्ट्रॉबेरी और हेजलनट में GA3 जो है जिब्रेलिक एसिड को यूज करते हैं 100 से 500 ppm के करीब। गावा में, अमरूद और स्ट्रॉबेरी में इथरल का यूज करते हैं 5000 ppm के रेट पे। और एप्पल और पीच में बात करें, सेब और आड़ू में, तो वहां पे हम लोग बेंजाइल एडेनिन, बहुत इंपॉर्टेंट, बेंजाइल एडेनिन को यूज करते हैं। किस रेंज में करते हैं? 10 से 20 ppm। खैर इसकी रेंज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू देयर नेम, जैसे कि इथरल को यूज करना है, बेंजाइल एडेनिन को यूज करना है, यहाँ पे थायोयूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। अगर रेंज इन केस आपको लगे कि बहुत ज्यादा हो रही है तो हमें कंफ्यूजन हो रही है तो आप छोड़ सकते हो, पर जितनी हो सके उतनी तो आपको याद रखनी है कि पोटेशियम नाइट्रेट में कितनी यूज करते हैं, इथरल में कितनी यूज करते हैं, इस तरह से। ठीक है, GA3 की कितनी रेंज है। चलिए, तो ये हमने कुछ अदर मेथड्स पढ़ लिए। अब हमारा सेकंड टॉपिक आज का जो कि था कि हम लोग स्टोरेज बिहेवियर पे देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से किस सीड को कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं लोग, देखो जो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं ये इसमें सारा कुछ कवर है, मैंने कुछ भी इसमें स्किप नहीं किया, अपने साइड से मैंने इसमें बेस्ट से बेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया। शॉर्ट नोट्स आपको मैं बता देती हूँ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हॉर्टिकल्चर पार्ट, जब हमारा कंप्लीट हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इसके शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, पर बेसिकली एग्रीकल्चर में शॉर्ट नोट्स वाला कंसेप्ट ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि इसमें आती है एग्जाम्पल्स। तो शॉर्ट नोट्स में भी बताऊं हम कितनी ही एग्जाम्पल कट शट कर देंगे, उसमें नहीं होगी ना, क्योंकि एग्जाम्पल्स ये तो इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैं इसमें कितनी ही काट दूंगी। हो सकता है मैं पहली 4 लिख दूं शॉर्ट नोट्स में, आ जाइए पैशन फ्रूट बताइए कौन सा है, फिर आप लोग कहोगे कि शॉर्ट नोट्स में तो मेंशन नहीं था। इसीलिए अभी खूब टाइम है, जिस चीज पे हमें मैक्सिमम एफर्ट डालना है, एनर्जी डालनी है, उस पर फोकस करिए। ठीक है सुनील, चलिए तो अब हम लोग पहले देखते हैं स्टोरेज बिहेवियर पे देखते हैं, भंडारण व्यवहार के आधार पर फलों के बीजों का वर्गीकरण। 2 तरीके से होता है, ऑर्थोडॉक्स सीड्स और दूसरा आता है रिकैल्सिट्रेंट। ऑर्थोडॉक्स सीड का मतलब कि डेसिकेशन का मतलब होता है कि ड्राइंग, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई पीरियड। प्रिंट PDF अवेलेबल करा दीजिए। प्रिंट तो देखो मुझे भी नहीं पता है या नहीं है, मेरे एंड से जो काम है मैं से वो कर सकती हूँ आपके लिए। हाँ, डेसिकेशन टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? जो डेसिकेशन टॉलरेंस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मतलब कि जो एक्सट्रीम जो है ड्राइंग कंडीशन को भी टॉलरेट कर लेते हैं, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन को टॉलरेट करके अब जो है रिकवर हुआ है वहां से, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये डेसिकेशन टॉलरेंस है। ठीक है, तो जो सर्वाइव और रिकवर कर जाता है एक्सट्रीम ड्राइनेस से, इसको हम लोग कहते हैं डेसिकेशन टॉलरेंस। एक्सट्रीम ड्राइनेस से जो रिकवर कर जाता है डेवलपमेंट के टाइम पे, एंड मे बी स्टोर हम लोग इसको कर सकते हैं ड्राई स्टेट में फॉर प्रिडिक्टेबल पीरियड्स, कि अगर मैं सोचूं कि मुझे कुछ टाइम तक इस बीज को स्टोर करके रखना है तो ये ऑर्थोडॉक्स सीड्स को हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सट्रीम ड्राइनेस कंडीशन से निकल चुका है। एग्जाम्पल्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती हैं ऑर्थोडॉक्स सीड की, एप्पल, ग्रेप्स, बेर, पीच, प्लम, आलू बुखारा, फालसा, पोमग्रेनेट, अनार, पैशन फ्रूट, कस्टर्ड एप्पल, खजूर, फिग, अंजीर और अमरूद, ये सारे हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स। और इसमें से क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोडॉक्स सीड्स, मैंगो में इसमें रिकैल्सिट्रेंट में बात करें तो मैंगो की एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंगो एंड सिट्रस बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसकी। तो समझ लेते हैं रिकैल्सिट्रेंट का पहले मतलब क्या होता है। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जिसको हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते, दस नॉट एमेनेबल टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज, क्योंकि ये ज्यादा देर तक सर्वाइव ही नहीं करते ड्राइंग कंडीशन में टू एनी लार्ज डिग्री। अब अगर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे तो इसको हम लोग अल्टीमेटली फिर स्टोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिकैल्सिट्रेंट में अगर हम लोग बात करते हैं मैंगो, मैंगोस्टीन, सिट्रस, जैक फ्रूट, लोकार्ट, चेरी, बारबाडोस चेरी, एवोकाडो, रैम्बुटान, लीची, कैरम्बोला, दूरियां, ब्रेड फ्रूट, रबर एंड कोको और ऑयल पाम। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया, जो बहुत जिस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है मैंगो में और
सिट्रस में बताइए क्या है? आलू बुखारा कौन है? मतलब आलू बुखारा प्लम होता है ना, हिंदी में आलू बुखारा ही तो कहते हैं प्लम को। ये रहा प्लम जो कि ऑर्थोडॉक्स सीड है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि बीजों के स्टोरेज बिहेवियर के बेसिस पे। अब आते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होती है। क्रायो प्रिजर्वेशन में इजी सा क्वेश्चन बनता है, बट हमें इसके जो आगे मोस्ट कॉमनली, इसलिए मैंने ये स्लाइड ऐड की। पहला आता है स्टोरेज ऑफ सीड मटेरियल लिक्विड नाइट्रोजन में, या फिर वैसे इसमें एक लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में भी कह देते हैं, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सॉलिड ड्राई आइस जिसको कहते हैं, पर इनका टेम्परेचर अलग होता है। अगर हम लोग लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सॉलिड ड्राई आइस जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, इनका टेम्परेचर अलग होता है। अक्सर जो हमारे एग्जाम में आता है वो आता है लिक्विड नाइट्रोजन पे क्वेश्चन, कितना होना चाहिए? -196 डिग्री सेल्सियस। तो स्टोरेज ऑफ सीड मटेरियल हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में कर रहे हैं, कितने टेम्परेचर तक? -196 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन हमारा बनता है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रायो प्रोटेक्टेंट बताइए। इसी चीज के लिए अगर हमने बीजों को लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो हम लोग कौन कौन से वो मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें ग्लिसरोल एंड DMSO जो कि डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है। तो ये है क्रायो प्रिजर्वेशन का पार्ट कि हम लोग किस तरह से इतने कम टेम्परेचर पे लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेगेशन। अभी हमारा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है प्रोपेगेशन पे, तो समझते हैं। दो तरह की प्रोपेगेशन रहती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो है एसेक्सुअल वाली, ठीक है। तो सेक्सुअल को ही हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस, मेल फीमेल गैमीट का मिलना जिससे कि जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और इससे ही हमारे फिर फ्रूट एंड सीड्स बनते हैं आगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब हम लोग सीड्स की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं उसके बीज के थ्रू, मतलब नया प्लांट हम लोग कैसे लगा रहे हैं? बीज के थ्रू। बेस्ट एग्जांपल इसके क्या है? पपीते का पेड़। तो फ्रूट कमर्शियली अगर हम लोग जिसको प्रोपेगेट करते हैं व्यवसायिक रूप में से प्रचारित, कमर्शियली प्रोपेगेट होता है कि जब मेरे को उसको बड़े एरिया पे लगाना हो, बहुत लार्ज एरिया पे लगाना हो, अल्टीमेटली मेरे को उसको बेचना है, इस तरह से कमर्शियली हम लोग कैसे प्रोपेगेट करते हैं? बाय सीड्स। कौन कौन से हैं वो? पपीता अभी मैंने बताया, फालसा हो गया, जामुन हो गया, क्योंकि इनके सीड्स अच्छे खासे और बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, और मैंगोस्टीन। इसके बाद एक आता है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन कौन सी है। इसका कंसेप्ट मुझे लगता है जो हमने इतनी अच्छी तरह से यूट्यूब पे मैंने 2-3 सेशन में ये कंटिन्यू समझाने की कोशिश की। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होती है, एपिजियल क्या होती है। तो इसकी एग्जांपल है आड़ू, पीच जो है वो इसकी एग्जांपल है। एक बारी और हम लोग फिर देख लेते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन मतलब कि जिसमें जो एपिकोटाइल वाला जो पार्ट है ये फास्ट ग्रो करेगा। तो ये देख सकते हो उसमें कॉटिलीडन जो है वो सॉइल के अंदर ही रह जाएगा और ऊपर वाला जो एपिकोटाइल पार्ट है वो जल्दी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ये किस में होती है? हाइपोजियल पीच में, आड़ू में रहती है ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे बनता है हमारा ये इंपॉर्टेंट कि ओवरी क्या डेवलप करती है? फ्रूट। ओव्यूल से सीड्स बनते हैं। इंटेग्यूमेंट से, ये जो बाहर वाली इंटेग्यूमेंट्स है, ये मैंने खुद कल पिक्चर बनाई है, तो ये है इंटेग्यूमेंट जो आउटर पोर्शन है, इसको हम लोग, इससे क्या बनता है? सीड कोट। 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस स्पर्म न्यूक्लियस। तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस जो एक स्पर्म न्यूक्लियस आएगा, दैट विल फॉर्म एंडोस्पर्म। ट्रिप्लोइड जो कि होगा 3N। तीनों चीजें यहाँ पे लिख दी कि 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस स्पर्म न्यूक्लियाई जब आएंगे तो एंडोस्पर्म बनेगा जो कि ट्रिप्लोइड होगा 3N। एग न्यूक्लियस प्लस स्पर्म न्यूक्लियस मिलेंगे तो बनेगा जाइगोट जो कि डिप्लोइड होगा 2N। तो इस पिक्चर से आप और अच्छे तरीके से याद कर सकते हो डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, साइनर्जीट कहाँ है, एग सेल कहाँ है, एम्ब्रियोसेक, पोलर न्यूक्लियाई। इंटेग्यूमेंट्स हम लोग किसको कह रहे हैं? न्यूसेलस कौन से और एंटीपोडल सेल्स कौन से होते हैं। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओव्यूल की। चलिए आगे देखते हैं। पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली, देन आता है एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, क्लोनल, क्योंकि इसमें हम लोग क्लोन्स बनाते हैं। क्लोन्स क्या होते हैं? सेम स्ट्रक्चर्स की ही रेप्लिकेशन करना। पढ़ते हैं डेफिनेशन। मल्टीप्लीकेशन या फिर परपेचुएशन, डिवाइड करना आगे फटाफट उसको। स्थायीकरण ऑफ एनी प्लांट फ्रॉम एनी, किसी भी उस पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से जहां पे बर्ड्स प्रेजेंट हो ताकि वो अल्टीमेटली कल को मल्टीप्लाई कर सके। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल या फिर जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड फ्रूट प्लांट्स है ये बिल्कुल
डिट्टो सेम होते हैं एक दूसरे की तरह, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है वो मियोसिस वगैरह वो सब तो कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे जो भी फ्रूट प्लांट्स होंगे वो ट्रू टू टाइप होंगे, सेम होंगे। देन आता है क्लोन। क्लोन समझते हैं तो जेनेटिकली यूनिफॉर्म मटेरियल जो कि सिंगल इंडिविजुअल से हमें डेराइव हुआ है। तो ये जो यूनिफॉर्म मटेरियल हमें डेराइव हुआ, इसी कारण हमारा वो क्या बनता है, ट्रू टू टाइप बनता है, और उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। तरुण पांडे मैंने बहुत अच्छे तरीके से ना इसे यूट्यूब पे फुल एनर्जी के साथ समझाया है, हाइपोजियल एपिजियल क्या है। अगर एक बारी ना समझ आए तो कल मैं डेफिनेटली दोबारा से आपको समझा दूंगी। शॉर्ट में समझा देती हूँ, एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है और हाइपोजियल में क्या होता है। एपिज में, क्योंकि मैंने इसको ना अच्छी तरह से वीडियोस के साथ प्रेजेंट किया, ठीक है, फिर वो रिपीट होती है चीजें तो वो बोरिंग हो जाती है जो बच्चे सुन के आते हैं, इसीलिए वो चीज मैंने यहाँ पे स्किप की थी। एपिजियल का मतलब होता है जहां पे हाइपोकोटाइल जो पार्ट होता है वो फास्ट ग्रो करता है, हाइपोकोटाइल वाला पार्ट जो होता है वो फास्ट ग्रो करता है, और जो कॉटिलिडन होता है वो ऊपर आ जाता है सरफेस के। हाइपोजियल में क्या होता है, जिसमें कि एपिकोटाइल पोर्शन, एपिकोटाइल जो पोर्शन होता है वो फास्ट ग्रो करता है, और यहाँ पे कॉटिलिडन हमारा सॉइल के अंदर रह जाता है, नीचे रह जाता है, ठीक है। एक बेसिक सा डिफरेंस यही है एपिजियल हाइपोजियल में। यहाँ पे हाइपोकोटाइल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एपिकोटाइल की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉली एम्ब्रॉयनी। हमने इसकी एग्जाम्पल भी पढ़ी थी, आपके लिखा भी हुआ है आगे। मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट, सिट्रस और जामुन। तो पूरे फ्रूट क्रॉप्स में बात करें, पॉली एम्ब्रॉयनी इन्हीं 3 क्रॉप्स में मेजरली देखने को मिलती है। मैंगो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कौन कौन सी वेराइटी है। तो पहले हम लोग पॉली एम्ब्रॉयनी क्या होता है वो समझ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोस का बनना, एम्ब्रियो का पॉली नंबर में, मतलब कि बहुत सारे नंबर में एम्ब्रियोस का बनना। तो मल्टीपल एम्ब्रियो फ्रॉम सिंगल फर्टिलाइज्ड एग या फिर सीड से, एक ही सीड से मल्टीपल एम्ब्रियोस का बनना पॉली एम्ब्रॉयनी कहते हैं। पहले डिस्कवर किसने की थी, लिवेनहॉक ने की थी, साइंटिस्ट हैं जो, किसमें की थी, सिट्रस और एंटियम में। तो इसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम पॉली एम्ब्रॉयनी देखी थी। ओवरऑल बात करें तो पॉली एम्ब्रॉयनिक फ्रूट प्लांट्स कौन से होते हैं, सिट्रस के और जामुन के। तीसरा आता है मैंगो का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। बताइए पॉली एम्ब्रॉयनिक वेराइटीज कौन सी है मैंगो की। तो इसमें कुछ वेराइटीज हैं, अल्लोर, कुरकरन, चंद्रकरन और विलाई कोलम्बन। तो ये हैं उसकी पॉली एम्ब्रॉयनिक वेराइटीज। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इसके क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, क्योंकि हमने अभी ये कल ही किया है। जल्दी से बताइए इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, मतलब ये प्लॉइडी लेवल इसका कितना है। चलिए बताइए। तो ये होता है एलो ऑक्टाप्लॉइड, ठीक है, एलो ऑक्टाप्लॉइड। नेक्स्ट देखते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस का मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही एसेक्सुअल डेवलपमेंट, यहाँ पे हम लोग एसेक्सुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं सीड या फिर एम्ब्रियो की, उसके फर्टिलाइजेशन के बिना ही। मतलब कि यहाँ पे डिट्टो प्लांट बन रहा है सीड से, पर उसकी फर्टिलाइजेशन जो है वैसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, तो वो होता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्टिक सीडलिंग जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एपोमिक्टिक सीड्स ट्रू टू टाइप होते हैं और किसी भी वायरस से फ्री होते हैं। कौन सी है उसकी स्पीसीज हमें ये याद होना चाहिए। अगर हम लोग एप्पल में बात करते हैं तो मेलस सिकिमेनेसिस, ये सारी एप्पल की ही स्पीसीज है। संजेनिटी होगी, टोरिगॉइड्स होगी, तो ये सारी एप्पल में जो एपोमिक्सिस प्लांट्स शो करते हैं। अगर हम लोग एप्पल में बहुत ज्यादा ये एपोमिक्टिक जो स्पीसीज है एप्पल की, उसको हम लोग कमर्शियली प्रोपिगेट करते हैं सीड से, मतलब कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही हमारा वो एसेक्सुअल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने वैरायटीज जो पढ़ी है, स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। अब इसमें हमारे पास आता है हर एक एक चीज को पढ़ना। कटिंग किसमें करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग करवाना, सेमी हार्ड वुड, सॉफ्ट वुड, वो पढ़ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। तो पहला आते हैं कटिंग्स देखना। तो वेजिटेटिव मटेरियल जिसके जो कि छोटे छोटे पीसीज में होगा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी ऑफ 3 प्राइमरी पार्ट्स ऑर्गन, मतलब कि प्लांट के इन 3 ऑर्गन में से कहीं से भी अगर हम लोग जो वो वेजिटेटिव जहां से हम लोग बाद में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं
उन पार्ट्स को, उन ऑर्गन्स को यूज करना है। जैसे कि हो सकता है वो स्टेम से हो, स्टेम कटिंग कह देंगे। लीफ से होगी तो हम लोग उसको पत्ता कटिंग कह देंगे कि वो लीफ कटिंग है। रूट से हो रही है तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये रूट कटिंग है। बिल्कुल गुंजन, 2n = 8x = 80, एलो ऑक्टाप्लॉइड, तो उसको हम लोग रूट कटिंग कह देंगे। कॉमनली यूज्ड है, सबसे ज्यादा हम लोग जो है, सबसे ज्यादा अगर एसेक्सुअल प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग कटिंग मेथड को ही यूज करते हैं। IBA रूटिंग हार्मोन है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा हम लोग हार्मोन जो है वो यूज करते हैं, तो IBA रूटिंग हार्मोन जिसको हम लोग कटिंग के लिए यूज करते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द कटिंग डे एयर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए और नाइट का, तो डे का 21 से 27 तक और नाइट का 15 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है रूट करवाने के लिए, रूटिंग करवाने के लिए। ठीक है, इस तरह से ये कटिंग्स का पोर्शन जो है हमें इसमें दिखाया गया पिक्चर में। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट। अब हमने कटिंग्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया कि हो सकता है हम लोग हार्डवुड कटिंग कर रहे हो, क्या होती है समझते हैं। सेमी हार्डवुड कटिंग कर रहे हैं, उसको भी समझते हैं, और सॉफ्टवुड कटिंग करते हो, तो एक एक करके समझते हैं। स्टेम कटिंग की बात करते हैं जब हम लोग स्टेम कटिंग में, तो पहला हमारे पास आता है हार्डवुड कटिंग। थोड़ा सा नाम से मैं क्लियर हो रही है, जिसमें हम कोई सख्त लकड़ी जो है उसको यूज कर रहे हैं कटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कटिंग जो हम लोग मैच्योर और वुडी स्टेम, जो लकड़ी वाली जो होती है स्टेम, जो मोटी और थोड़ी सी मैच्योर हो चुकी है अच्छी तरह से, उनको यूज कर रहे हैं, परिपक्व या फिर लकड़ीदार तना मटेरियल, जैसे कि फिग में, अंजीर में, ऑलिव में, अंगूर में, पियर में हम लोग जो है हार्डवुड कटिंग रखते हैं। अक्सर अभी क्या होता है, जो डेसिडियस हार्डवुड कटिंग है, जो डेसिडियस हार्डवुड कटिंग्स होते हैं मोस्टली डन फ्रॉम लीफलेस प्लांट से हम लोग करते हैं लेट विंटर में। थोड़ा टाइम हमें पता होना चाहिए कब करते हैं, लेट विंटर या फिर अर्ली स्प्रिंग में हम लोग ये कटिंग्स करते हैं। वो हमें पता भी, हम लोग अक्सर घरों में भी जो है वो कटिंग्स कब करते हैं, स्प्रिंग से पहले पहले कहते हैं कि अब फूल आ जाएंगे, तो उससे पहले जो है एक सीजन हमें तब करनी है कटिंग्स वगैरह। ठीक है, तो ये देख सकते हो, ये है हार्डवुड कटिंग। इस तरह से ये हार्ड जो स्टेम है, मैच्योर स्टेम को यूज किया गया, मैच्योर वुडी स्टेम को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है सेमी हार्डवुड। तो कटिंग्स जो हम लोग स्प्रिंग ग्रोथ से लेते हैं ऑफ द ट्री एंड श्रब आर मोस्टली मैच्योर होती है देन सॉफ्टवुड। अगर हम लोग इसको कंपैरिजन करें सॉफ्टवुड के साथ, तो ये उससे ज्यादा मैच्योर होती है, तो ये श्रब्स आर मोर मैच्योर देन सॉफ्टवुड। ये है सेमी हार्डवुड कटिंग्स जो हल्की सी मैच्योर, मतलब कि वुडी है भी, और हल्का सा जिसका है वो सॉफ्टवुड की तरह भी है। तीसरा देखते हैं सॉफ्टवुड कटिंग क्या है। अच्छा, इसमें आया ही नहीं सॉफ्टवुड कटिंग, आई गेस वो स्लाइड स्किप होगी, बट सॉफ्टवुड का मतलब कि जिसमें हम लोग बिल्कुल ही जो अभी रिसेंटली अभी जो डेवलप हुई है उनको यूज करते हैं कटिंग के लिए। ठीक है, उसी पोर्शन को कटिंग के लिए यूज करते हैं, कटिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है अब रूट कटिंग्स। तो पहले हमने सारा पढ़ लिया स्टेम कटिंग्स कौन सी हैं, अब इसके बाद हमारे पास आता है रूट कटिंग्स। एग्जाम्पल बनती है बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैकबेरी, रसबेरी इसकी एग्जाम्पल है। रूट कटिंग्स आर प्लांट प्रोपेगेशन मेथड, जहां पे हम लोग सेक्शन ऑफ जो है वो सेक्शन ऑफ रूट्स को हम लोग कट करते हैं और इसको नए प्लांट में जाके उगा देते हैं। यहाँ पे हमने सेक्शन ऑफ इस पार्ट को कट किया, यहाँ से कट किया, तो हमने इसको पोट में लगा दिया। अब जहां से नई रूट्स जो हैं वो डेवलप होनी शुरू होंगी। तो रूट कटिंग वो प्लांट प्रोपेगेशन मेथड है जहां पे हम लोग एक कट लेते हैं रूट सेक्शन का अर्कट और उसको हम लोग नए प्लांट में जाके लगा देते हैं। तो ये टेक्निक हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इसको हम लोग वुडी प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। एंड सर्टन कुछ ट्री की स्पीसीज हैं जिसके लिए यूज करते हैं, दैट डोंट रेडली रूट फ्रॉम स्टेम। ठीक है, ये था। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट लेयरिंग मेथड्स। पीछे अभी हमने सारा कटिंग का पढ़ लिया कि कटिंग 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, स्टेम, रूट, लीफ की हो सकती है। स्टेम आगे कितनी तरह की होती है, रूट किस तरह से करते हैं। अब हमारे पास आता है लेयरिंग मेथड, और लेयरिंग मेथड पे क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। लेयरिंग मेथड मतलब कि बेसिक इसका क्या, रूटिंग इन लेयरिंग इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इटियोलेशन। अब क्वेश्चन आता है कि ये इटियोलेशन क्या है। इटियोलेशन का मतलब होता है जब हम लोग कुछ टाइम जो है डार्कनेस पीरियड देते हैं प्लांट को, ताकि डार्कनेस पीरियड देते ताकि उसमें जो जितने भी लीव्स वगैरह हैं वो सारे गिर जाएं। क्या होता है इटियोलेशन, मतलब ग्रोइंग पर्टिकुलर प्लांट पार्ट्स को हम लोग
डार्कनेस में उगा रहे हैं, डार्कनेस में रख रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ब्रांच को कवर कर देते हैं सॉइल में। अब अगर इस ब्रांच को मैंने मिट्टी में लगा दिया तो इसके लिए तो ये इटियोलेशन ही हो गया ना, डार्क पीरियड आ गया कि उसको सॉइल जो है सनलाइट तो मिल ही नहीं रही, विजिबल ही नहीं है सनलाइट। तो ये होगा इसका मतलब जो लेयरिंग प्रोसेस है किस पे बेसिस करती है, इफेक्ट ऑफ इटियोलेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसको कुछ जो है वो डार्क पीरियड देखते हैं, डार्कनेस में रखते हैं। ठीक है, ब्रांच इज कवर्ड इन द सॉइल। टाइम पीरियड बनता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आइडल पीरियड एयर लेयरिंग का क्या रहता है, फेब, मार्च और जून जुलाई। बाकी ये क्रॉप टू क्रॉप भी डिपेंड करता है भी कौन सी क्रॉप पे हम लोग किस टाइम कर रहे हैं। कॉमनली यूज मीडियम की एयर लेयरिंग, जो आपने कल मुझे आंसर भी दिया था, एयर लेयरिंग में हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सफेगनम मोस को यूज करते हैं अगर हम लोग लेयरिंग में ही फर्दर एयर लेयरिंग पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट देखें अब लेयरिंग क्या होता है। लेयरिंग में हमने समझ लिया सारा क्या इसका बेसिस रहता है कि हम लोग इटियोलेशन पे वर्क करते हैं। अब उसके बाद आते हैं पहला सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग जिसमें हम लोग 1 साल की जो ओल्ड ब्रांचेस को यूज करते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है गावा को। तो इस तरह से हमने इसकी एक जो ब्रांच थी उसको लिया, लेयरिंग उससे कर दी और लेटर ऑन हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम वहीं से अब मल्टीपल जो यहाँ से होंगी ब्रांचेस वो ग्रो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है सिंपल लेयरिंग, बहुत सिंपल सा। कंपाउंड या फिर सरपेंट, इसी को जब हमने मल्टीपल वे में कर दिया, देखो इसी को जब हमने मल्टीपल वे में लगा रहे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे ये कंपाउंड या फिर सरपेंटीन लेयरिंग है। तो ये सिंपल की ही मॉडिफिकेशन है। सबसे ज्यादा यूज उन प्लांट्स के लिए करते हैं जिसमें पेंडुलस ग्रोथ होती है, हैबिट और फ्लेक्सिबल ब्रांचेस। क्योंकि देखो पेंडुलस मतलब कि इस तरह से रहती है उसकी ग्रोथ, फ्लेक्सिबल अगर नहीं होगी तो अगर हम जैसे उसको यहाँ से मोड़ेंगे तो ये तो टूट जाएगी यहाँ से। इसीलिए ये मेथड जो है सिंपल लेयरिंग या कंपाउंड लेयरिंग उन्हीं प्लांट्स में करते हैं जिसके अंदर फ्लेक्सिबल ब्रांचेस होती हैं और उनकी पेंडुलस ग्रोथ हैबिट होती है कि वो आराम से टूटती नहीं अगर इनकेस हम लोग उसको ज्यादा लंबे तक भी खींच रहे हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है अमेरिकन ग्रेप्स, मस्काडिन जो कि विटिस फ्रूटेंडिफोलिया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेंच लेयरिंग। ये है ट्रेंच लेयरिंग या फिर इटियोलेशन मेथड जिसके की एग्जांपल चेरी, प्लम, एप्पल रूट स्टॉक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग हल्का सा बेंड दे देते हैं प्लांट को 45 डिग्री का। तो अप्रोक्सीमेटली 45 प्लांट को हम लोग इनिशियली 45 के एंगल पे इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। जैसे ये सॉइल है तो इस तरह से हल्का सा उसको बेंड करेंगे। लेटर ऑन क्या होने लग जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक पेग लगा देंगे जिससे कि जो ये लेयर होगा ये ब्रांच ये अंदर जाएगी। यहाँ पे भी हम लोग पेगिंग कर देंगे ताकि ये ना हो कि रूट्स जो है उसकी वो बाहर आ जाए, शूट्स बाहर आ जाएं। अब जब शूट्स बाहर नहीं आएगी यहाँ पे हो जाएगी इसकी रूटिंग स्टार्ट अंदर, तो इस तरह से यहाँ से इसकी रूट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेटर ऑन फिर हम यहाँ से इसको कट कर देंगे और ये एक हमारा नया जो है वो प्लांट बन जाएगा। यहाँ से हमें न्यू ग्रोथ मिल जाएगी। तो पहले हमने 45 डिग्री पे रखा। वंस एक बार वो अगर एस्टेब्लिश हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट प्लांट को पिन डाउन कर देते हैं, मतलब इस तरह से पेग लगा देते हैं सॉइल लेवल पे। इधर सब पे लगा सकते हैं या फिर अलग अलग करके भी एक एक पे लगा सकते हैं। बरीड अंटिल जब तक नई जो शूट्स है वो सॉइल से नहीं निकलती तब तक उसको लगा के रखेंगे ताकि नई शूट्स यहाँ से निकलने लग जाए। ठीक है, आई होप आपको ट्रेंच लेयरिंग क्या होता है समझ आ गया। एग्जाम्पल्स तो आपको याद करनी ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप लेयरिंग क्या होता है, तो टिप लेयरिंग बेसिकली हम लोग करंट सीजन की ग्रोथ से लेते हैं, करंट सीजन के शूट से। इस पिक्चर में देख सकते हैं ये ट्रेंच लेयर हमें दिख रहे हैं, उसी मेथड से हमने जो है शूट को नीचे लगाया, वहां पे हमने पेग लगा दिया। जब तक यहाँ से शूट्स नहीं डेवलप हो रही हम लोग उसको नहीं तोड़ेंगे, नहीं कट करेंगे। टिप लेयरिंग का मतलब कि जो टिप पोर्शन था हमारे उसके शूट का हमने उसको अंदर रखा, यहाँ से जब तक रूटिंग नहीं हो रही हम इसको नहीं बाहर निकालेंगे। तो यह होता है टिप लेयरिंग करना। ठीक है, तो टिप लेयरिंग करंट सीजन की ग्रोथ से मौजूदा सीजन की शूट से, इसी साल जो निकली थी उसी शूट को हमने यूज कर लिया, जैसे कि ब्लैकबेरी और रसबेरी में करते हैं। नेक्स्ट आते हैं माउंड लेयरिंग या फिर इसको स्टूलिंग कहते हैं। बहुत ज्यादा जिसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रूट स्टॉक ऑफ एप्पल और पियर। तो अब ये माउंड लेयरिंग में क्या होता है, इस पिक्चर में देखो इस तरह से हम लोग जो मिट्टी का पूरा घट्टा जिसको कहते हैं वो इस तरह रख देते हैं। ये प्लांट के पूरा सराउंड जो है मिट्टी का ऐसे इस तरह फैला देते हैं। अब हम लोग किस चीज की वेट करते हैं कि जब तक ये शूट से रूट्स नहीं डेवलप होंगी हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे। ये शूट जा रही थी, यहाँ पे हमने अच्छी तरह से कवर कर दिया तो मतलब कि हम लोग इटियोलेशन का कंसेप्ट ले आए कि हम लोग कुछ देर तक जो शूट को है
डार्कनेस पीरियड में रख रहे हैं, और डार्कनेस पीरियड में रखने से क्या होगा, जब तक यहाँ पे रूटिंग नहीं स्टार्ट होगी हम लोग उसको बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये होता है माउंड लेयरिंग। पिक्चर में आपको साफ दिखाया गया भी क्या होता है। तो इसके एग्जाम्पल रूट स्टॉक ऑफ एप्पल और पियर। एयर लेयरिंग तो आपको अच्छी तरह पता ही है, जिसको गुटी भी कहते हैं या फिर मार्केटॉज भी कहते हैं। लीची में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, गावा में, जैक फ्रूट में। तो इस तरह से हम लोग ये एयर लेयरिंग यहाँ पे हम लोग इस तरह से कवर जो है स्फेग्नम मोस का लगा देते हैं। ठीक है, तो आइडल टाइम क्या रहते हैं, फेब मार्च और जून जुलाई, इस टाइम हम लोग एयर लेयरिंग करते हैं। इवन सारी टाइप्स की लेयरिंग जो है वो कुछ इसी टाइम पीरियड में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट अबाउट लेयरिंग। अब आते हैं रिजुविनेट करना, मतलब कि नवीनीकरण और कायाकल्प, ग्राफ्टिंग करना, रिजुविनेट करना। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल आएंगी वो रहेगी, पहले आती है ब्रिज ग्राफ्टिंग। ब्रिज का मतलब किस तरह से हमने दो पार्ट्स में, सायन और स्टॉक में, इस तरह से हमने उसको ब्रिजिंग कर दी। ठीक है, तो बोथ जो एंड है सायन के उसको हम लोग ग्राफ्ट करते हैं यहाँ पे। जनरली रिजुविनेशन ग्राफ्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। किन क्रॉप्स में करते हैं, मैंगो में, गावा में और आंवला में। मैंगो में, आम में, अमरूद में और आंवला में करते हैं। तो ये है ब्रिज ग्राफ्टिंग के हमें मेजरली एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। कब करते हैं, जब हमने प्लांट्स को दोबारा से रिजुविनेट करना हो। जैसे कि मेरे प्लांट को लगे हुए आराम से बहुत टाइम हो गया, अब उसकी जो यील्ड है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो दोबारा से उसको रिजुविनेट करना, दोबारा से उसको अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करना, तो हम लोग करते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग इस तरह से। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुछ और मेथड्स देखते हैं ग्राफ्टिंग के क्या क्या है। पहले हमने लेयरिंग कटिंग्स कंप्लीट किया, फिर हमने लेयरिंग कंप्लीट किया, अब हम लोग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। और ग्राफ्टिंग समझने के बाद बडिंग समझेंगे क्या होता है, और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ। पहला आते हैं विप या फिर स्लाइस ग्राफ्टिंग। हमें सिर्फ इसके एग्जाम्पल को याद रखना है। विप या फिर स्लाइस, ये देख सकते हो इसमें स्टोक और साइन को हम लोग स्लिप करते हैं टुगेदर, जो इनके टंग्स होते हैं वो इंटरलॉक होते हैं इस तरह से। तो ये देखो यहाँ से हमने इस तरह से कट ले लिया डब्लू, और यहाँ से इस तरह से, ताकि साइन और स्टोक को जब हम लोग मिक्स करेंगे तो वो आपस में इंटरमिंगल होना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इसको लगा देते हैं ग्राफ्ट को। उसके बाद जब हमने इसको चिपका दिया, लगा दिया डब्लू में, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको टाई कर देंगे, अल्टीमेटली वैक्स कर देंगे। ठीक है, ये है विप ग्राफ्टिंग। एप्पल पियर में यूज करते हैं। टंग ग्राफ्टिंग, जो कि इसी का एक मॉडिफिकेशन पार्ट होता है, एप्पल में यूज करते हैं। क्लेफ्ट और वेज ग्राफ्टिंग बहुत ज्यादा यूजफुल है ये टॉप वर्किंग के लिए। अब ये टॉप वर्किंग क्या होता है, ये बता दीजिए क्या होता है टॉप वर्किंग। तो टॉप वर्किंग का मतलब होता है जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्री की कैनोपी है, ताकि जो हमारे एग्जिस्टिंग, जो भी हमारे पास पेड़ है, उसकी हम लोग कैनोपी जो है उसको सेट कर सकें, एग्जिस्टिंग ट्री की कैनोपी को रिप्लेस कर सके और जो नई ग्रोथ है उसे ला सके। तो ये होता है टॉप वर्किंग, कि एग्जिस्टिंग ट्री की कैनोपी को रिप्लेस कर सके, नए डिजायरेबल शूट्स आए वहां पे। बिल्कुल बता देती हूँ ओम प्रकाश, बता देती हूँ। तो वेज क्लेफ्ट और वेज ग्राफ्टिंग, इस तरह से हम लोग नीचे कट देते हैं, ऊपर वी जो है वो कट दे देंगे ताकि इसके अंदर आके वो स्टक हो सके। तो सबसे ज्यादा हम इसको टॉप वर्किंग के लिए क्या होता है, ताकि हम लोग जो उसकी कैनोपी है, ट्री की छतरी जो है उसको सेट कर सके, उसके लिए यूज करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि ये मैंगो में करते हैं, चीकू में, फिग में और मैंगोस्टीन में हम लोग करते हैं। ब्रिज ग्राफ्टिंग का मतलब होता है बेसिकली हम इसको रिजुविनेट, मतलब कि जैसे हमारा प्लांट बहुत पुराना लगा हुआ था, अब उसमें जो हमारी उत्पादन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी और प्लांट का मुझे अच्छा करेक्टर लेना है तो वहां पे हम लोग रिजुविनेट के लिए ब्रिज ग्राफ्टिंग करते हैं। ये था इसका हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बनता है कि इसकी एग्जाम्पल बता दीजिए, तो वो मैंगो में हम लोग करते हैं, अमरूद में और आंवला में। तो यहाँ पे दोनों जो एंड है सायन के, उनको हम लोग इस तरह से ब्रिजिंग कर देते हैं उसकी। ठीक है, ये था ब्रिज ग्राफ्टिंग के बारे में। ये हमने पढ़ लिया मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग। अब हमारे पास जो एक आता है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, या फिर जिसको स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है मैंगो। मैंगो में हम लोग करते हैं रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैंगो, कोंकण रीजन महाराष्ट्र में करते हैं। इसके लिए हमें बेसिकली सिर्फ एक एग्जाम्पल जो वो याद रखनी है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इस तरह से ये देखो, ये एपिकोटाइल के साथ ही जो है हम इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये था हमारा साइन पोर्शन, ये था एपिकोटाइल पोर्शन ऑफ रूट स्टॉक, और ये सीड स्टोन।
इसीलिए हम लोग एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग को क्या कहते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग, क्योंकि यहाँ पे सीड स्टोन जो होता है उसको एज इट इज वहीं से हम लोग लेते हैं। ये सीड स्टोन है और ऊपर वाला ये हमने क्या लगाया, एपिकोटाइल पोर्शन जो था वो यूज किया। ठीक है, तो ये हम लोग मेजरली किसमें यूज करते हैं, मैंगो में। नेक्स्ट देखते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग क्या होता है। इस तरह से ये वीनियर ग्राफ्टिंग जो है हम लोग यूज करते हैं। क्या होता है देख लो, इसको हम लोग साइड वीनियर ग्राफ्टिंग कहते हैं। साइड ग्राफ्टिंग मतलब मोस्ट आइडियल है जब हमने अपने घर के अंदर ही, मतलब कि उसी एरिया में ऑर्चर्ड में यूज करना हो, एंड टॉप वर्किंग ऑफ ओल्डर ऑर्चर्ड के लिए यूज करते हैं। इन सिटू मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। इन सिटू क्या होता है, इन विट्रो, इन विवो, ये सब सिचुएशंस क्या होती हैं, इन सिटू एक्स सिटू क्या होता है। ठीक है, तो मैंगो में हम लोग इसको यूज करते हैं। पर्टिकुलर जब हम लोग नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो वीनियर ग्राफ्टिंग हम लोग मैंगो में यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे साइड, जैसे हमने ग्राफ्टिंग यहाँ पे की हुई है और बाद में उसको टाई कर दिया कि मेरे को इस प्लांट का जो है, इसकी कोई करेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसको एग्जिस्टिंग प्लांट में उसका स्टोक लेके साइड ग्राफ्टिंग मैंने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट, अब हमने 3 पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बडिंग। अब ये बडिंग क्या होता है पहले पढ़ते हैं। शील्ड बडिंग 2 तरीके से होती है, शील्ड बडिंग, इन्वर्टेड टी बडिंग। शील्ड को ही हम लोग टी बडिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पहले हमने कट एक ऐसा दिया, देन हमने एक इस तरह से एक फ्लैप कट किया। अब उसके अंदर जो मेरा डिजायरेबल बड होगा, जिस ट्री का, जिस प्लांट का मुझे जो करेक्टर चाहिए, वो बड मैं उसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग एक बड की बात कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो मेरे को डिजायरेबल होगा उस प्लांट का मैं बड जो है उसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, तो शील्ड या फिर टी बडिंग में स्वीट ऑरेंज आता है एग्जाम्पल, रोज आता है, प्लम आता है, पीच आता है। बहुत ज्यादा यूज होने वाला जो है बडिंग का मेथड वो कौन सा है, टी बडिंग। इन्वर्टेड टी, इस तरह से टी उल्टा डाल दिया और इस तरह से हमने जो इसके अंदर फिर बड इंड्यूस कर दी। तो ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहां पे रेनफॉल हाई रहती है उस एरिया में यूज किया जाता है, जैसे कि चेस्टनट में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको, अब आपको देखो सारी जो याद है वो खुद करनी पड़ेंगी। ये हाँ जी, तो यहां पे एक चीज लिखी है, लेमन में क्या होता है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं पहले टी बडिंग की और इन्वर्टेड टी की, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हाई रेनफॉल एरिया में हम लोग इन्वर्टेड टी करते हैं, क्योंकि टी बडिंग में अक्सर क्या होता है कि जो पानी जो होता है वो यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब कि इकट्ठा हो जाता है, जिस करके जो हमारी बड होती है ये गल जाती है, बड रोट होने लग जाती है। ठीक है, पर जब हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेड टी की, तो यहाँ पे इसका फेस जो होता है वो अपवर्ड होता है, इसलिए यहाँ पे जो पानी होता है वो ड्रेन हो जाता है, फेसिंग अपवर्ड। तो यहाँ पे जो वाटर होगा, रेनफॉल जैसे की बात की, तो वो ड्रेन हो जाएगी, सारी नीचे निकल जाएगी। इसीलिए क्या कहते हैं कि इसको हम लोग हाई रेनफॉल एरिया में भी सुटेबल मानते हैं। ठीक है, ये था अबाउट बडिंग। इसके बाद एक आती है पैच बडिंग। तो पैच बडिंग जो है, प्लांट्स जिनको की टी बडिंग से मुश्किल होता है कि टी बडिंग हम लोग नहीं कर पाते, तो वहां पे हम लोग पैच बडिंग करते हैं। मतलब कि एक पैच जो है थिक बार्क ट्री में, अगर थिक बार्क ट्री में होता है तो यहाँ पे हम लोग ये जो पैच है यहाँ पे बड को एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। जैसे ये पैच हमने यहाँ से क्लियर कर दिया, काट दिया, यहाँ पे जो हमें डिजायर्ड करेक्टर चाहिए उसका पैच यहाँ पे लगा देंगे। किसमें होती है, आज ही आपका आंसर आ गया, सिट्रस, मैंगो, रबड़, अनोना, आंवला, जैक फ्रूट एंड जामुन में। देन हमारे पास आता है रिंग या फिर एनुलर। तो ये देख सकते हो इस तरह से जो रिंग थी कंप्लीट वो हमने यहाँ से कट कर लिया है, और अगर आपको विजिबल हो तो यहाँ पे उन्होंने एक रिंग जो है प्रॉपर दिखाई है इसमें कि किस तरह से हमने रिंग के ऊपर जो है वो बड लगा दिया। तो रिंग बडिंग हम लोग आंवला में करते हैं। बडिंग, अच्छा आई होप अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या है। एक क्वेश्चन आता है कि बडिंग और ग्राफ्टिंग में क्या ज्यादा डिफरेंस होता है। पहले भी मैंने एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया कि बडिंग में हम लोग एक बड को ही डिजायरेबल मान रहे हैं कि उसी बड को यूज करें। यहाँ पे हमने एक ही बड को यूज किया, यहाँ पे हमने इस तरह रिमूव करके एक बड जो था वही डाला। तो
बडिंग को ही हम लोग कई बार स्यूडो ग्राफ्टिंग, स्यूडो का मतलब होता है नकली, कि ग्राफ्टिंग का ही नकली वे है। क्यों ऐसा है, या फिर इसको बड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, ऐसा क्यों है? तो जो मेजर डिफरेंस है बडिंग में और ग्राफ्टिंग में वो क्या है कि बडिंग में हम लोग सिंगल बड यूज करते हैं। ये कहीं क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा, आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि बडिंग और ग्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है। कि बडिंग में हम लोग सिंगल बड को यूज कर रहे हैं, जबकि उसमें हम लोग ग्राफ्टिंग में पीस ऑफ प्लांट मटेरियल जिसमें बहुत सारी बड्स लगी होती हैं उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये है बडिंग और ग्राफ्टिंग का। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट पार्ट्स, कौन कौन से हैं, जैसे कि राइजोम। राइजोम में हम लोग जो कि मॉडिफाइड स्टेम होती है, तो ये देख सकते हो ये बनाना का प्लांट है, ये है राइजोम। तो ये इसका प्लांट पार्ट है जिसको हम लोग यूज करते हैं प्रोपिगेशन के लिए बनाना में। शक्कर में बात करें तो आता है शूट या फिर शूट, जैसे कि पाइनएप्पल और बनाना में, तो ये यूज किया जाता है। इस पिक्चर में देख सकते हो ये हमारा मेन प्लांट था बनाना का, इसी के साथ से ही सेम सॉइल से ही सेम एरिया से ही जो है वो क्या आ गया, एक और प्लांट जो कि हम लोग शक्कर कहते हैं इसे। तो बनाना में होता है, पाइनएप्पल में होता है कि मेन प्लांट के साथ ही छोटा सा एक और जो पोर्शन होता है वो ग्रो होने लग जाता है। ठीक है, जो कि होता है बनाना में, पाइनएप्पल में। रनर्स, इस तरह से हम लोग जो रनर्स हैं, ये प्रोपिगेशन मेथड है किसका, स्ट्रॉबेरी का, स्पेशलाइज्ड स्टेम जो कि स्ट्रॉबेरी में यूज की जाती है। तो ये देख लो, ये भी इसका यहाँ पे आके क्या बन गया, डॉटर प्लांट बन गई। ठीक है, तो ये था स्पेशलाइज्ड अगर हम लोग बात करते हैं। अब एक हमारे पास जो नेक्स्ट आते हैं वो है ऑफसेट या फिर ऑफ शूट। चलिए, ऑफ शूट जो कि लेटरल शूट या फिर ब्रांच होती है, जैसे कि डेट पाम में, पाइनएप्पल में। तो ये देख सकते हो डेट पाम या फिर पाइनएप्पल में इस तरह से ऑफ शूट जो है वो अराइज होती है। अब यहाँ पे एक डाउट आ जाता है कि ऑफ शूट और शक्कर में क्या डिफरेंस रहा। अभी हमने पीछे शक्कर पढ़ा, शक्कर में भी तो ऐसे ही था। तो शक्कर में क्या होता है, शक्कर्स में क्या होता है कि यहाँ पे उसके रूट या फिर राइजोम से नया प्लांट उगता है। ठीक है, उसके रूट या फिर जो रूट सिस्टम जो है वहां से, या फिर जो राइजोम है जो प्रोपिगेटिंग मटेरियल है वहां से अलग जो प्लांट होता है वो निकलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं शक्कर। ऑफ शूट में क्या होता है, ये मेन स्टेम के साथ ही ये निकल जाता है। तो ऑफ शूट इस तरह से होता है कि वो मेन स्टेम के, मेन ट्रंक जो होता है उसके साथ ही हमारा न्यू प्लांट अराइज हो जाता है, या फिर जिसे डॉटर प्लांट कहते हैं। तो ये डेट पाम और पाइनएप्पल में होता है। स्लिप्स हमें पता ही है कि हम लोग पाइनएप्पल में इस तरह से जो स्लिप्स हैं उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोपिगेटिंग पाइनएप्पल स्लिप या फिर पॉप्स इन वाटर। चलिए, तो ये था अभी तक हमारा जो हमने अभी प्रोपिगेशन मेथड्स की बात की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमने अलग अलग प्रोपिगेशन मेथड्स को समझा। अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग अपना लास्ट जो आज का पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं पीजीआरस को लेके। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन से हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट। ओम प्रकाश, आपका क्वेश्चन है, नहीं ब्रीड चेंज नहीं होती क्योंकि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है ना, तो ऐसा नहीं होता ब्रीड चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पीजीआरस को समझते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। तो बागवानी फसलों में पौध वृद्धि नियामकों का की भूमिका क्या। 5 हमें पता है कि हमारे पास आते हैं पीजीआरस। पहला आता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो किसने डिस्कवर किया, कब किया, तो कोगल और उनकी टीम ने बहुत बड़ा रोल जो है प्ले किया इन आइसोलेट करना पहले, और देन उसको आइडेंटिफाई करना। क्या पूछना है पूछ लीजिए प्रिथेश। राइजोम एक बार क्लियर कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया शक्कर और उसमें ऑफशूट में क्या डिफरेंस रहता है। शक्कर जो राइजोम होता है वो बनाना का प्रोपेगेटिंग मटेरियल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जब हम लोग शक्कर्स में बात करते हैं तो शक्कर में हम लोग रूट या फिर राइजोम से जब नया प्लांट उगता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये वो है
वो है, क्या नाम है, शक्कर है, सॉरी शक्कर है, ठीक है। और अगर ये मेन ट्रंक के साथ ही निकल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये ऑफ शूट है, ऑफ शूट है, ठीक है। क्लियर हो गया कि ऑफ शूट क्या होता है और शक्कर्स क्या थे। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सिन। तो कोगल और उसकी उनकी टीम ने प्ले किया है मेजर रोल, पहले आइडेंटिफाई करना, उसको आइसोलेट करना ऑक्सिन को, क्रूशियल पार्ट जो कि हमारा ग्रोथ हार्मोन है। तो ऑक्सिन क्वेश्चन आता है कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे कि रूट टिप्स हो गए, रूट की टिप्स होगी, शूट की टिप्स होगी, एपिकल पोर्शन, एपिकल पोर्शन हमारा टॉप पोर्शन हुआ, वहीं से यंग लीव से और फ्लावर से जो भी हमारा अपर पोर्शन होगा वहां पे जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, वहां पे ऑक्सिन प्रेजेंट होता है। जैसे कि ऑक्सिन इज मेड हियर, एपिकल पोर्शन है ये, तो यहाँ पे ऑक्सिन बनता है, ठीक है। रूट टिप्स, शूट टिप्स, एपिकल पोर्शन, फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, यंग लीव्स, उन सब पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा बनेगा प्रिकर्सर, इसका अग्रामी जो है वो कौन है, जो कि है ट्रिप्टोफैन। टाइप ऑफ ऑक्सिन की बात करते हैं, दो तरीके से है, जो हमें पहले मिला नेचुरली और बाद में जिसे हमने सिंथेटिक वे से लैब में बैठ के बनाया। तो नेचुरली ग्रोइंग अकरिंग जो है ऑक्सिन की बात करें प्लांट्स में तो वो रहता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो कि नेचुरली अकरिंग था और यही इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। सिंथेटिक की बात करें तो जैसे कि नैफ्थलीन एसिटिक एसिड हो गया, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड हो गया, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड 2,4-D, ये हर्बिसाइड है पर इसको यूज किया जाता है, जिसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, कंट्रोलिंग सेलेक्टिव ब्रॉडलीफ वीड्स के लिए। तो ये सिंथेटिक ऑक्सिन है, एज अ ऑक्सिन हार्मोन की तरह हम लोग 2,4-D को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिकर्सर कौन थे, कौन से दो तरीके से हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेचुरली अकरिंग कौन सा है, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और सिंथेटिक वाले कौन से हैं, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, IBA एंड 2,4-D। बिल्कुल रीमा यादव, 5 टाइप के हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबलिन, साइटोकाइनिन, ABA एंड इथाइलिन। अब आते हैं इसकी साइट क्या रहती है, यहाँ मैं आपको वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ, ध्यान से सुनना ये वीडियो। पहले पढ़ लेते हैं कि इसकी साइट ऑफ ऑक्सिन प्रोडक्शन क्या होती है। रूट और शूट की टिप्स पहले भी हमने देख लिया, यंग जो लीव्स हैं जो भी एक्सपैंड फैल रहे हैं उनमें भी होगी, सीड्स में होगी, टिप्स पे होगी, ये फ्लावर टिप्स पे प्रेजेंट होगी। क्या प्रमोट करती है, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब कि वो सिर्फ सीधा सीधा जो होगा वो ग्रो करेगा प्लांट, लेटरल जो होगी उसकी ग्रोथ को रोक देगा। ऑक्सिन क्या करता है, सारी जो अपनी एनर्जी होती है वो अपर पोर्शन पे लगाता है कि हमारा जो प्लांट है वो लेंथ जो है उसकी वो इंक्रीज हो, तो ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, मेन सेंट्रल स्टेम, जैसे ये प्लांट है हमारा तो इसकी जो लेटरल ब्रांचेस है उसको रोक देगा, सिर्फ मेजर जो हमारे जो मेन सेंट्रल स्टेम है ताकि वो ग्रो कर सके ऑफ द प्लांट, वो डोमिनेंट ओवर ग्रोथ शो करती है ओवर लेटरल, कि लेटरल बर्ड्स नहीं ग्रो कर पाती पर जो सेंट्रल पार्ट है वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही आगे बात कि इनहिबिशन करता है लेटरल शूट की ग्रोथ को। अब इस पिक्चर में देखते हैं, वीडियो में देखते हैं क्या है। अरे एक सेकेंड, इसमें साउंड नहीं है, जस्ट अ मिनट, मैं इसकी साउंड पहले करवा लेती हूँ। साउंड करवानी है, साउंड, हाँ। जो IAA का फंक्शन होता है वही RNIBA का फंक्शन है, बस बात यह है कि जो IAA है वो हमें मिला था नेचुरली और जो ये वाला था IBA वो हमने सिंथेटिक जनरेट किया। तो अब देखते हैं इस चलिए
चलिए तो अभी इसमें देखते हैं कि साइट ऑफ प्रोडक्शन वो किस तरह से बताती है कि ऑक्सीजन की रहती है। हेलो जोहार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग देखिए आपका टिप पे लेटरल ग्रोथ जो वर्टिकल ग्रोथ जो होता है वो ज़्यादा होने लगता है। वर्टिकल ग्रोथ का मतलब क्या होगा कि ये लंबाई में प्लांट जो होगा वो ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इस पोजीशन पे हो रहा है, इस टिप पे हो रहा है, तो ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की वजह से जो ग्रोथ होती है वो ऊपर की ओर यानी वर्टिकल में ज़्यादा होती है। ठीक है। हेलो जोहार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे पूरे अच्छे से। तो हमें क्या करना होता है, हमें ये एपिकल पोर्शन को कट करके रिमूव करना होता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये टिप को ऐसे कट करके रिमूव कर देंगे और कुछ दिन के बाद देखेंगे कि क्या हमें इसमें लेटरल ग्रोथ दिख रहा है। हर कुछ दिनों में हम इसका एपिक पोर्शन यानी जो सबसे टॉप का पोर्शन होगा उसको हम रिमूव करते जाएंगे, सो दैट कि प्लांट जो है वो लेटरल ग्रोथ करे और ये प्लांट जो है वो ज़्यादा फैले। ये प्लांट जो है आपका रोजमेरी का प्लांट है और रोजमेरी का प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा फंक्शनल होता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि ये रोजमेरी के प्लांट में चलो कोई बात नहीं, वॉल्यूम नहीं आ रही, बट आई हो आपको जो है इसमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मैं इस पे ऑलरेडी रील जो है वो शॉर्ट एक बन चुका है, वो भी आपको जो है अभी दिखने को मिलेगा। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि एपिकल डोमिनेंस क्या होती है और ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें जस्ट उन्होंने वही बताया है कि ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल पोर्शन की ग्रोथ करा रहा है और जो लेटरल पोर्शन है, तो एक वो सैंपल लेती हैं कि 4 दिन बाद जब हमने थोड़े टाइम बाद देखा तो लेटरल बर्ड्स हमारी नहीं ग्रोथ कर रही, जो लेटरल शूट्स हैं वो नहीं ग्रो कर रही, सिर्फ सेंट्रल पोर्शन जो है वो ग्रो कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे ही हमें क्लियर होता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट है। और क्या करता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म को प्रमोट करते हैं। इस तरह से लाइट जिस तरह होगी वहां पे बेंड करेगा, बेंडिंग करता है ग्रोइंग पॉइंट्स की ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। सेल की इलोंगेशन कराएगा, अगर इस साइड हमें ग्रो करना है तो यहाँ पे सेल को बढ़ना पड़ेगा, इलोंगेट करना पड़ेगा। हाई अमाउंट ऑफ अगर ऑक्सीजन होता है, ये बनता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो वहां पे रूट की फॉर्मेशन होती है कैलस में। कैलस क्या होता है, कैलस होता है एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब कि जिसको भी नहीं पता कि मुझे कल को किस पोर्शन में डेवलप होना है, मुझे रूट बननी है या शूट का पोर्शन बनना है, तो ये होता है कैलस। इस तरह से कैलस होता है। और ये भी तो किसको, अनडिफ्रेंशिएटेड है, मतलब इसकी कंप्लीट जो है डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, नहीं हुआ ये कि इसको किस पोर्शन में तब्दील होना है, किस पोर्शन में डेवलप होना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ऑक्सीजन का अमाउंट हाई है तो वहां पे रूट की जो है फॉर्मेशन देखने को मिलती है। कल करना है पीजीआर को, आप लोग जैसा बोलोगे हम वैसा कर लेते हैं। चलो ऑक्सीजन कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी 4 हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, चलो यहां से फिर हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये याद रखना कि ऑक्सीजन जो है वो रूट की फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, आप लोग कहोगे हम लोग अभी कंप्लीट भी कर लेते हैं, कल कहोगे तो कल कर लेंगे, बट जो भी हमारा आज तक अभी हुआ है वो आपको अच्छी तरह से याद करना है। बताइए, चलिए वैसे भी 10 स्लाइड तो पड़ी हैं, आप लोग जैसा बोलोगे वैसा कर लेते हैं हम। कल करा दिए, ठीक है। नोट्स आपको ऑलरेडी शेयर सब हो रहे हैं, सब आपको जो है ऐप में। आई थिंक आपको सही अभी कंप्लीट पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे हमें नोट्स देखने हैं। इवन जल्दी अब आपको मैं क्विज जो है वो देने वाली हूँ, 10 क्वेश्चंस के क्विज। हम लोग जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो हम लोग सारे, और उस क्विज को बहुत ही सीरियस होकर अटेम्प्ट करना, ठीक है, क्योंकि मैं सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन उसमें एनालाइज करके फिर आपको दूंगी। कल कर लेंगे, ओके। अच्छा कंप्लीट भी कह रहे हैं, अभी कर लेते हैं कंप्लीट। चलिए बिल्कुल अक्षय, या तो ऑक्सीजन बढ़े या साइटोकाइनिन तो शूट ग्रोथ होती है। अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है तो शूट ग्रोथ होगी, साइटोकाइनिन ज्यादा होगा तो शूट ग्रोथ होगी, ऑक्सीजन ज्यादा है तो रूट ग्रोथ होती है। ठीक है, कंप्लीट वाले बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, तो चलो कर लेते हैं फटाफट हम कंप्लीट। अब ये तो इंटरेस्टिंग सा पोर्शन है, चलो कर लेते हैं हम लोग फटाफट कंप्लीट। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो एक स्लाइड पे 2-2 3-3 चीजें लिखी हैं, तो वो मजा आएगा इसको पढ़ने में भी। जिबरलिन, पहले हमने ऑक्सीजन कंप्लीट कर लिया, अब हमारे पीछे 4 हार्मोन बचते हैं। जिबरलिन जी प्रिकर्सर बनता है हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। टर्पिनॉइड्स जो है वो प्रिकर्सर है इसका, जहां से उत्पन्न हुआ है।
साइट ऑफ जिबरलिन की बात करें प्रोडक्शन की, क्या रहती है, यंग पत्तों में, यंग लीव्स में ये पाया जाता है। रोल समझते हैं, जिबरलिन जो है हार्मोन, उसका क्या रहता है प्लांट्स में, तो स्टिमुलेट द स्टेम एलोंगेशन, स्टेम की इलोंगेशन, डिवीजन को प्रमोट करता है। बेसिकली कौन सी डिवीजन, इंटरनोड एलोंगेशन, जैसे ये दो नोड्स हैं, इनके बीच की जो लेंथ का बढ़ना उसको हम लोग कहते हैं कि इंटरनोड इलोंगेशन हो रही है। सीड की जर्मिनेशन को, क्योंकि ये डॉर्मेंसी को तोड़ता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। एक होता है जो इंड्यूस करता है, इंड्यूस वाला भी बता दीजिए कौन सा है, जो इंड्यूस करता है डॉर्मेंसी को, पर जिबरलिन क्या करता है, ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। तो ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है कि भाई डॉर्मेंसी तुम्हारी टूट गई तो तुम जर्मिनेट करना स्टार्ट करो। इसी के साथ लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग करवाता है ये। प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल जो ड्वार्फिज्म है उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है प्लांट्स में, अनुवांशिक या फिर शारीरिक, फिजिकल या फिर जेनेटिक जो भी उसकी ड्वार्फिज्म है उसको भी रोकता है। सीडलेसनेस जो है वो इंड्यूस करता है। डॉर्मेंसी को, वही बात आ गई, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है सीड, ट्यूबर और शूट की। एंड स्टिमुलेट करता है बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है मैम बता दीजिए, बोल्टिंग को स्टिमुलेट करता है रोसेट प्लांट्स में। तो बोल्टिंग होता है प्री मेच्योर प्रोडक्शन होना फ्लावरिंग स्टेम की, मतलब कि प्री मेच्योर प्रोडक्शन हो जाना फ्लावरिंग स्टेम की, इवन जब तक अभी उसका टाइम भी नहीं था कि वो आती निकलती, हिंदी और आप लोगों का हिंदी मैंने पढ़ लिया कि प्री मेच्योर प्रोडक्शन हो जाना, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेम की, जब अभी उसने फुल मेच्योरिटी अभी गेन भी नहीं की, कि अभी वो अपनी फुल मैच्योर स्टेज पे आई भी नहीं है, उससे पहले ही वो उसकी प्रोडक्शन जो है प्री मैच्योर प्रोडक्शन हो चुकी है, बिफोर फुल मैच्योरिटी, उसको कहते हैं बॉल्टिंग। रोसेट प्लांट्स क्या होते हैं, रोसेट अक्सर हम लोग उसको गुच्छेदार वाले प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि ये रोसेट प्लांट्स है जिनको हाइट छोटी रह जाती है, वैसे इकट्ठे से रहते हैं, तो वो होते हैं रोसेट प्लांट। क्या करती है ये रोसेट प्लांट में, ये बोल्टिंग को, बोल्टिंग मतलब कि प्री मेच्योर, कि अभी जब उसका टाइम, अभी जैसे कि एक्स टाइम था, इतने दिन थे, एक्स टाइम था, एक्स डेज थे, उससे पहले ही उसकी जर्मिनेशन करवा देगी कि वो प्री मेच्योरली बाहर आ जाएगा। तो ये रोसेट प्लांट्स में करती है, स्टिमुलेट करती है बोल्टिंग को। बिल्कुल ए बी राइट आंसर दिया राधेश्याम ने, यस, तो वो इंड्यूस करती है। तीसरा हमारे पास आता है साइटोकाइनिन। क्या करता है साइटोकाइनिन, जो कि एम्ब्रियोनिक और मेरिस्टेमेटिक ऑर्गन्स का जो है ये उसमें प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक और एम्ब्रियोनिक। नेचुरल साइटोकाइनिन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सा है, IPA, आइसोपेंटाइल एडेनिन और जियाटिन, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कौन से हैं। सिंथेटिकली हमने कौन से बनाए हैं, बेंजाइल एडेनिन और काइनेटिन। अब इन दोनों में मत कंफ्यूज हो जाना, जियाटिन जो है वो नेचुरल है, सिंथेटिक है काइनेटिन और BA। स्कूग और मिलर ने कॉइंड द टर्म ऑक्सिन साइटोकाइनिन हाइपोथेसिस। तो इन्होंने, स्कूग मिलर ने जो था, इन्होंने एक AC हाइपोथेसिस दी थी ऑफ प्लांट मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब कि शक्ल जो है हमारी, मॉर्फोलॉजी किस पे जाएगी, तो रूप प्रजनन क्या रहेगा, कि वो रूट्स बनाएगा, शूट बनाएगा, तो वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन डिसाइड करती है कैलस में। कैलस भी हमने देख लिया क्या होता है। डिफ्रेंसिएशन कराएगा सेल में, इंटरेक्ट विद ऑक्सिन। फ्लावरिंग करवाएगा शॉर्ट डे प्लांट्स में। एंड साइटोकाइनिन जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैलस टिश्यू की प्रोडक्शन करती है, ठीक है। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कंट्रोल ऑफ मॉर्फोजेनेसिस पे, बताइए कि उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजिकल किस तरह से रहेगी, समझते हैं। यहाँ पे मैं डिफाइन क्या करता है कि क्या रेशो है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की। तो रेशो ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन आर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग फेट, कि उस कैलस की, वो जो हरे वाला हमने कैलस देखा, उसकी तकदीर कैसी बनेगी, वो रूट बन रहा है, शूट बन रहा है, किस पे डिपेंड करेगा कि ये दोनों प्लेयर्स कैसे हैं, साइटोकाइनिन और दोनों हार्मोन्स कैसे हैं, ठीक है। कैलस है हमारे पास, वही हरे रंग वाला अनडिफरेंशिएटेड सेल है, जिसको नहीं पता मुझे किस में डिवाइड होना है। अब अगर साथ में आ गया लो साइटोकाइनिन अपॉन ऑक्सिन रेशियो, मतलब कि साइटोकाइनिन ज्यादा है कैलस के साथ, ये हमारे यहाँ है फॉर्मूला कि कैलस के साथ साइटोकाइनिन की रेशियो ज्यादा है। अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है इसका मतलब वो शूट की ग्रोथ कराएगा। एक मिनट, यहाँ पे गलत उल्टा लिख दिया, लो साइटोकाइनिन, ठीक है ठीक है ठीक है, साइटोकाइनिन कम है, हम अक्सर ऑक्सिन ऊपर देख लेते हैं ना तो हमें वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर साइटोकाइनिन जो है वो कम है
मतलब कि अलग अलग लैंग्वेज में बोले तो ऑक्सिन ज्यादा है, और अगर ऑक्सिन ज्यादा है तो रूट्स ही बनेंगी। दूसरा आता है कैलस प्लस हाई साइटोकाइनिन, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि साइटोकाइनिन ही ज्यादा है तो ग्रो करेगा अच्छा और वो शूट्स बनाएगा। ठीक है, ऑक्सिन ज्यादा है तो रूट्स बनेंगी, साइटोकाइनिन ज्यादा है तो शूट्स बनेंगी। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन हमें चाहिए होता है ताकि हम लोग ग्रोथ ऑफ कैलस करा सके। कैलस क्या होता है वो भी लिख दिया कि अनडिफरेंशिएटेड जो मास ऑफ सेल होते हैं, अब अभिभेवित ट्यूमर लाइक मास ऑफ सेल, कोशिकाओं का ट्यूमर जैसा अपीयरेंस होना, तो वो होते हैं कैलस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ हार्मोन है वो है ABA, एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक एसिड नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनेगा साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहती है, तो जो टर्मिनल बड्स होंगे वहां पे ABA प्रेजेंट होता है। इसका प्रिकर्सर कौन है जहां से उत्पन्न हुआ है, सेस्क्यूटर्पिनॉइड्स जो है वो इसके वो है प्रिकर्सर पाथवे मेवलोनिक एसिड। अब इसका कुछ रोल क्या रहता है उसको समझ लेते हैं। तो पहला आता है कि ये स्टोमेटा की क्लोजर करवाती है, बंद करवा देती है, डिजीज रेजिस्टेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करती है, एंड सेल को डिहाइड्रेशन से बचाती है। और वो बहुत ऑब्वियस है, अगर वो स्टोमेटा को बंद करवा रही है इसका मतलब कि डिहाइड्रेशन तो वो करवा ही रही है, सेल को बचा रही है, क्योंकि ये ना हो कि ज्यादा ही उसमें से पानी जो है वो लॉस हो जाए। ठीक है, तो ये था अबाउट एब्सिसिक एसिड। लास्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा हार्मोन आता है वो होता है इथाइलिन, जो कि C2H4। ये एक गैस है, गैसियस हार्मोन है, राइपनिंग हार्मोन इसको कहा जाता है क्योंकि ये पकाने में हेल्प करती है, फल को पकाने में, राइपनिंग हार्मोन है। प्रिकर्सर इसका मेथियोनिन। इनमें से अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर की बात करूं तो ऑक्सिन जिसका कि ट्रिप्टोफैन, और इथाइलिन जो कि मेथियोनिन है। तो ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है शूट और रूट की ग्रोथ को और डिफरेंशिएशन कराती है। तो यहाँ पे एक ट्रिपल रिस्पॉन्स बता दिया। ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है कि 3 तरह से जो है ये मॉर्फोलॉजी में चेंजेस करवाती है। मतलब ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब कि इसके 3 डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कि ये ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करती है इन प्लांट ग्रोथ। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एनहेंस करती है लेटेक्स फ्लो को, जैसे कि रबड़ में करती है। स्टिमुलेट करती है लीफ और फ्रूट की एब्सिशन को। जब पता लग गया कि इनकी एब्सिशन का मतलब कि एजिंग करवाना वैसे होता है कि ये उनकी एब्सिशन पत्तों की भी और फलों की भी एब्सिशन कोज करती है। पत्ती और फसल का विच्छेदन, सेपरेट करवाना उसको, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइटोजेनेटोलॉजिकल हार्मोन भी कहते हैं। ये बनता है आपका क्वेश्चन कि फाइटोजेनेटोलॉजिकल हार्मोन किसको कहा जाता है, इथाइलिन को। ठीक है, फ्लावरिंग करवाती है, इसका मतलब क्या होता है, फाइटोजेनेटोलॉजिकल। अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसका मतलब होता है, ये होता है एजिंग को समझना। इसकी एक स्टडी होती है फाइटोजेनेटोलॉजी, वो होता है स्टडी ऑफ प्लांट की एजिंग, बुढ़ापा कैसे आ रहा है उसमें, एब्सिशन कैसे हो रही है। एब्सिशन वही होता है कि सेपरेट जो एक लेयर बन जाती है जिससे प्लांट जो होता है वो टूट के नीचे गिर जाता है। और सेनेसेंस, बुढ़ापे के बारे में समझना कि प्लांट में किस तरह से बुढ़ापा आता है, क्या क्या उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, क्या कुछ होता है। तो ये एक अलग से स्टडी पूरी ब्रांच होती है फाइटोजेनेटोलॉजी। ठीक है, तो वो भी स्टिमुलेट करता है लीफ और फ्रूट की एब्सिशन। हो सकता है कोई एग्जाम में ये वर्ड आ जाए इसीलिए स्पेशली वर्ड लिखे हैं। देन इंडक्शन ऑफ फ्लावर्स पाइनएप्पल में कराता है। फ्लावर फ्रूट की राइपनिंग ये तो हमें पता ही है, बनाना, टमाटो और सिट्रस में कराता है। स्टिमुलेट करता है फ्लावर और लीफ की बुढ़ापा लेके आता है फ्लावर और लीफ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या रह गया। तो हाँ, अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है जो कि है कमर्शियल ग्रोथ रिटार्डेंट्स। हम लोग ग्रोथ को रोकने के लिए कौन कौन से यूज करते हैं वो समझते हैं। क्लोरामेक्वेट, CCC, साइक्लोसेल को, ये क्या करता है, प्लांट की हाइट को रोकता है पॉइजेंटो में, अल्जानिया में और जेरेनियम में। सेकेंड हमारे पास आता है पैक्लोबुट्राजोल, जिसको कि यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैक्लोबुट्राजोल, मैलिक हाइड्राजाइड, क्लोरोमैक्वेट एंड साइक्लोसेल। ठीक है, तो ये पैक्लोबुट्राजोल यूज टू रिड्यूस प्लांट हाइट इन बेडिंग प्लांट्स, जहां पे हम लोग पहले बेड तैयार करते हैं उनमें ये हाइट रिड्यूस करवा देते हैं। जैसे कि ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं, स्नैपड्रैगन, पेटूनिया, पेंसी, ये फ्लावर क्रॉप्स हैं सारी।
मैलिक हाइड्रोजाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्प्राउटिंग रोकता है, कि वो स्प्राउटिंग जो है किसमें, प्याज में और पोटैटो में रोकता है। तो ये स्प्राउटिंग क्या होता है, अंकुरन, ताकि वो जर्मिनेट ना करे, तो उसको रोकने के लिए हम लोग जो है इसमें यूज़ करते हैं मैलिक हाइड्रोजाइड। और ये तो बहुत बार आपके क्वेश्चंस में देखने को भी मिलेगा कि MH का बताइए किसमें स्प्राउटिंग रोकता है, तो वो होती है अनियन में। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट आज का सेशन। जिनको भी डाउट है पूछ लीजिए। तो आज हमने कंप्लीट जो है बेसिक्स सारे के सारे हमने कवर कर लिए, भले वो कुछ छोटा 1 लाइन को, 2 लाइन को या 10 लाइनों का हो, वो हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। गेट रेडी कि कल अब आपके लिए हम लोग फ्रूट क्रॉप से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट धीरे धीरे करेंगे। पहले कल हम लोग तीन क्रॉप जो है वो कवर करते हैं, मैंगो, बनाना और एक और क्रॉप जो होगी वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी फैक्ट्स होंगे वो सारे कवर कर लेंगे। और आई विल ट्राई कि मैं उसमें जितने क्वेश्चंस हैं आपसे जैसे आज पूछे हैं वैसे पूछूं। ठीक है, ताकि आपको याद रहे वो। तो इसी के साथ आपका होमवर्क तो यही है कि आपको सारे पहले 3 दिन का, अभी टाइम लगा लो, पहले 3 दिन का जितना हमने पढ़ा है, क्योंकि बहुत वास्ट हमने कवर कर लिया है। भले वो हमने 3 दिन में किया, पर उसमें बहुत कुछ था। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन होगी, हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट्स हो गए, बहुत सारे थे। ठीक है, अब पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। नोट्स कहाँ दिखेंगे, जहाँ पे आपको आती है मेरी क्लास दिखती है ना, उसी के साथ देखो बच्चों आपको नोट्स की PDF फिला है वो मिलता है ऑप्शन। ठीक है, DPP ऋतिक परसों या फिर संडे तक आपको DPP मिल जाएगी। ठीक है अंकुश, ठीक है जी। चलिए, कुछ और है तो पूछ लीजिए। वही करना है ओम प्रकाश, उसको भी स्किप मत करो। मैंने कल भी एक चीज कही थी, अगर मेरे 100% एफर्ट्स हैं तो मुझे आप लोगों से 200 चाहिए। ये जो डबल इंजन वाली सरकार है ना, ये तभी चलेगी जब मैं अगर 100 डाल रही हूँ। लर्न करने वाले तो आप है ना, आपको अपने 200 डालने हैं एफर्ट्स। ठीक है, तो बिल्कुल आपको वो करना पड़ेगा, जिस मर्जी तरीके से करिए। कल भी मैंने बोल दिया, मैं वो एक गाना वगैरह में नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। वो एक बार आपको मजा जरूर आएगा कि बहुत बढ़िया हमने गानों के तरीकों में याद कर लिया। जब एग्जामिनेशन हॉल में होगे तो वो गाने कहीं याद नहीं आएंगे, तो वो टाइम कंज्यूम बस करते रहेंगे कि वो गाने पे कौन सा वर्ड था। ठीक है, अभी से एफर्ट्स डालिए, अपना याद करिए, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म इंटरव्यू तक, अब इंटरव्यू में जाके आप गानों में तो नहीं याद करोगे ना, इसीलिए अभी से एफर्ट्स डालिए। एक्चुअल स्टडी मेथड जो होता है हम उस पर ही स्टक करेंगे। मैं आपको दोबारा करा दूंगी ग्रोथ रिटार्डेंट वाला। हमने वैसे इतने सारे पढ़ तो लिए आकाश, अक्षय, ये सारे ग्रोथ रिटार्डेंट ही है जो ग्रोथ को रोकते हैं, कि रिटार्ड करते हैं। मैलिक हाइड्रोजाइड वो देख लो, वो स्प्राउटिंग ही नहीं होने दे रहा अनियन में, उसकी स्प्राउटिंग रोक रहे, उसके अंकुरन को ही रोक रहा है। पैक्लोबुट्राजोल जो कि हाइट रिड्यूस कर रहा है उसकी। क्लोरामेक्विड जो कि उसकी हाइट रिड्यूस कर रहा है, किनकी, इन प्लांट्स की, पॉइंसेटो की, जेरेनियम की हाइट रिड्यूस कर रहे हैं। PDF आपको मिल जाती है बच्चे, हिंदी में ही है सारा, आपके सामने ही है सारा कुछ। बाइलिंगुअल जो है आपके नोट्स हैं। चलिए, तो एंड करते हैं हम लोग सेशन। नोट्स मैंने टीम से कंफर्म कर लिया, आपके रेगुलर जो है वो अपडेट हो रहे हैं सब आपके, उस पे लेक्चर के साथ ही बिल्कुल आपको नोट्स की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, सर नोट्स अपलोड हो रहे हैं ना? हाँ बच्चे, नोट्स जो हैं वो सब अपलोड हो रहे हैं आपके। मैं एक बार फिर भी चेक कर लूंगी दोबारा से। ठीक है, हो रहे हैं नोट्स जो हैं सब अपलोड हो रहे हैं बिल्कुल। क्लास के जो साथ वाली ऑप्शन है वो नोट्स की है ना PDF में, वो वहां पे आपको मिल रहे हैं। चलिए, तो हम लोग कल के मिलते हैं क्लास में, तब तक ध्यान रखिए। और ये जो पहले जो 3 लेक्चर हैं अच्छी तरह से रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए, सो ओके, थैंक यू सो मच।